Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning, Morning, Arun sir, morning, Akshita ma'am. morning. Good morning. Hi, Good good morning, morning, Sivan. sir. Good morning. How are you, everybody? सब Good, sir. अच्छे हैं sir. Good, thank you. How are you, sir? Oh, good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, Printa ji. Thank you, sir. आज मैं आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, शादी, उसके बारे में पढ़ाने की सोच रहा हूँ. Let me start with that because that is the first and foremost thing. सबसे ज़्यादा क्वेरीज जो आती हैं एस्ट्रोलॉजर के पास on marriage. And today I will try to show you some great fact about marriage. सबसे पहले मैरिज में तो जो इम्पोर्टेंट है ना, that is matching. Matching is, we start from matching and then we go for other things. So today I'm going to tell you certain facts about marriage matching. हम सबसे पहले क्या मिलाते हैं? 36 गुण मिलाते हैं. फिर उसके बाद हम क्या मिलाते हैं? मंगलिक विचार कर लेते हैं या कुछ और ग्रह देख लेते हैं. और ग्रह तो वैसे कोई स्पेसिफिक, हर एक का अपना अपना प्रोसेस है. कोई कुछ देख लेता है, कोई कुछ देख लेता है, बट क्या देखना चाहिए किसी को कुछ नहीं मालूम है. एवरीबडी इज एट पार. तो क्या हमारे ये 36 गुण मिलाने से वाकई में हमारी मैचिंग हो जाती है क्या? आर वी श्योर अबाउट इट? दैट्स इम्पोर्टेंट थिंग टू नो. दूसरी बात, अगर हम 36 गुण मिलाएं या नहीं मिलाएं तो क्या मिलाएं, कैसे मिलाएं, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये. तो मैं आपको पहले जो है ना 36 गुण के बारे में आई वुड लाइक टू शो यू समथिंग, सम फैक्ट्स व्हाट वी हैव डन ऑन ओवर 2000 हॉरोस्कोप्स. हमने 2000 हॉरोस्कोप से ऊपर के ऊपर एक रिसर्च किया और उसमें मैचिंग की है. उसमें हमने ऐसे लिए हैं जिसमें 1000 पेयर, 500 पेयर ऐसे हैं जिनका डाइवोर्स हो गया और 500 पेयर ऐसे हैं जो कि डाइवोर्स नहीं हुआ, जिनका चल रहा है. तो यानी कि 1000 लोग ऐसे करके 2000 करीब हॉरोस्कोप्स हैं. उसके ऊपर हम 2500 हैं वैसे तो, और भी कुछ सिंगल्स भी हैं. तो उनके ऊपर हमने स्टडी किया है एंड आई वुड लाइक टू शो यू दैट, क्योंकि जो फैक्ट्स हैं उससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता. हम बजाय कि अपना गैस करते रहें कि क्या ऐसे होगा ऐसे होगा, ये शायद आपने कभी पहले इस तरह का नहीं देखा होगा. आई होप सो एंड आई वुड लाइक टू शो यू दैट. 36 गुण मिलाने का ना सबसे पहला स्क्रीन आप ये देखिए. ये जो गुण मिलान हो रहा है, ये लाल का मतलब है कि इनका डाइवोर्स हो गया और ग्रीन का मतलब है डाइवोर्स नहीं हुआ, अच्छा चल रहा है. और ये है कितने पॉइंट मिले नीचे. यहाँ पे दिखा रहा है कि 2.5 पॉइंट मिले तो भी वो ग्रीन है, यानी कि उसका कोई डाइवोर्स नहीं हुआ. यहाँ पर ये डाइवोर्स 3 पर डाइवोर्स भी हो गया, ये ग्रीन पे नहीं हुआ. ये छोटे हैं, इनको लेट्स इग्नोर इट. यहाँ पर आगे चले तो यहाँ पे ओके, दैट्स ए गुड थिंग कि यहाँ पर जो है नंबर कितने मिल रहे हैं, करीब 8.5 गुण मिल रहे हैं, 8.5 9 पॉइंट मिल रहे हैं और 8.5 9 पॉइंट पर एकदम डाइवोर्स हो गया, ज्यादातर का डाइवोर्स हो गया. फिर लेकिन 10 पॉइंट मिल रहे हैं तो ऑलमोस्ट बराबर है. फिर यहाँ पर 11 पॉइंट मिल रहे हैं तो डाइवोर्स किसी का भी नहीं हुआ. 11 मिल रहे हैं तो डाइवोर्स नहीं हुआ, मतलब कि ये सब दे आर मच बेटर, मतलब कि डाइवोर्स कम लोगों का हुआ है. 1-2 का डाइवोर्स हुआ, बाकी सबका अच्छा चल रहा है. ऐसे ही 12 पॉइंट में भी ऐसे ही है. फिर यहाँ पर ये पॉइंट है 13.5 पॉइंट है, तो इस पे भी जो है डाइवोर्स कम लोगों का हुआ है. तो अगर हम इस तरह से आगे चलें देखें तो ये सबका, और फिर यहाँ पर भी जो है ये अच्छी बात है कि ये ऊंची लाइन आ रही है 20 पॉइंट पे, कि ग्रीन वाली ज्यादा है. लेकिन 20 पॉइंट पे ऐसा नहीं है कि डाइवोर्स नहीं हुए.
उतनी ही लगभग उतने ही नंबर में डाइवोर्स भी हो गए। यहाँ पे 19.5 नंबर है, ये 19.5 में बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर डाइवोर्सेज हैं और वो हैं, ये भी बराबर है। फिर यहाँ पर अगर हम 21 नंबर पे चलें तो यहाँ पे डाइवोर्सेस ज्यादा हो रहे हैं, 21.5 पे डाइवोर्सेस ज्यादा हो रहे हैं, 22.5 पे डाइवोर्सेस ज्यादा हो रहे हैं, ये इधर 23.5 पे लगभग डाइवोर्सेस बहुत ज्यादा है, बल्कि बन कब रही है। फिर एक आध जगह पे हमारे अच्छे पॉइंट्स भी मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस सारी सीक्वेंस को देखते हुए ऐसे नहीं कह सकते हम कि इससे हम कोई जजमेंट निकाल पा रहे हैं कि इससे इतने पॉइंट आएंगे तो हमारे डाइवोर्स होगा, इतने से नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे चलिए मान लीजिए थोड़ा सा ज्यादा है, ये 27 पॉइंट मिलने पर, लेकिन 27 पॉइंट मिलने पर भी फिर भी डाइवोर्सेस बराबर, ऑलमोस्ट आधे, ऑलमोस्ट बराबर है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डाइवोर्सेस ज्यादा है और मतलब 27 पॉइंट मिल रहे हैं, 26.5 मिल रहे हैं, तो डाइवोर्सेस ज्यादा हैं और बनी कम है। इधर यहाँ पे देखिए 30 पॉइंट के करीब मिल रहे हैं, 29.5 पॉइंट, डाइवोर्सेस ज्यादा हैं और बनती कम है। तो आपको इस तरह से समझ में आएगा कि इससे कोई लेना देना नहीं है कि हमारे ज्यादा पॉइंट आ गए तो हम कह दें कि हमारा डाइवोर्स नहीं होगा। ये आपको एक समझ लेना चाहिए, ग्राफ दिखाना इसलिए ज्यादा जरूरी है, ये वाला समझना जरूरी है कि हम जो इतना ज्यादा पॉइंट मिलाने पर ध्यान करते हैं कि ये पॉइंट मिल जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो कुछ नहीं, नथिंग। अभी आपको एक चीज और दिखाता हूँ इसके अलावा। अब आप, हो सकता है आपने ये बोला हो कि जी नाड़ी दोष जो है बहुत खतरनाक होता है ना, वो तो कम से कम मिलना ही चाहिए, चाहे बाकी और कुछ मिले ना मिले, या हमारा ग्रह मैत्री मिलनी चाहिए, मिले बाकी चीज मिले ना मिले, ऐसा भी तो आपको योग आ सकता है ना मन में कि बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी चीजों को छोड़ो, लेकिन नाड़ी दोष, क्योंकि बहुतों को देखा भी होगा कि नाड़ी दोष पे बड़े स्पेसिफिक रहते हैं। तो ये हर एक इंडिविजुअल उस पर है कि वर्ण जो है, वर्ण कितनों का मिला। यहाँ पे ये डाइवोर्स वाले केसेस हैं लाल वाले, और हरे वाले जो हैं वो नॉन डाइवोर्स वाले केसेस हैं। नॉन डाइवोर्स वाले केसेस में 0 पॉइंट, यानी कि वर्ण नहीं मिला, और वर्ण मिल गया 1 पॉइंट। तो डाइवोर्स वाले केसेस में 1 पॉइंट ज्यादा आ रहा है, थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा ज्यादा। वश्य देखिए 2 नंबर पॉइंट, इसमें भी क्या कम क्या ज्यादा, इसमें बताना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा कम कौन सा ज्यादा। ये तारा में ये कह सकते हैं कि 1.5 पॉइंट मिल रहा है तो और ज्यादा चांसेस है ब्रेकअप के, हल्का सा, अब 2% 4% का फर्क है, अदरवाइज 90% एक में है तो 95% एक के नंबर है तो दूसरे के 100 नंबर है, यूं समझ। तो इसमें इसलिए इसको हमें वैसे स्टैटिस्टिकली, क्योंकि ये डिफरेंस तो हम अगर दूसरा ग्रुप लेंगे ना 2000 हॉरोस्कोप कोई और ले लेंगे तो शायद इसमें उल्टा आ जाए, 2-4% का वेरिएशन आ जाता है स्टैटिस्टिक्स में, कभी स्टैटिस्टिक्स जो है ना एग्जैक्ट नहीं होती है, तो इसलिए इसको हमें मानना चाहिए बराबर। ये सब बराबर है, ये सब जितने भी पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये योनि का है रिजल्ट, योनि से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैत्री का है, मैत्री से भी कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पर गण है, ये गण दोष है, ये गण दोष में हल्का सा यहाँ पर जरा सा डिफरेंस है, जरा सा, कि वो गण अगर गण मिल जाएंगे तो कह सकते हैं कि वो उनकी मैचिंग बेटर है, उनके डाइवोर्स के चांसेस कम है। भकूट में तो उल्टा ही है कि अगर भकूट मिल जाएगा तो डाइवोर्स के चांसेस ज्यादा है, नहीं मिलेगा तो डाइवोर्स के चांसेस कम है, उल्टा हो रहा है। और नाड़ी में भी ये उल्टा है कि अगर नाड़ी मिल गई तो थोड़े डाइवोर्स ये जरा सा ऊपर जा रहा है, हल्का सा, मतलब ओके, इसको कितना कहें, 1% का फर्क होगा, सिर्फ 1% का वेरिएशन को क्या तो फर्क माने उसे। तो इसका मतलब नाड़ी दोष, भकूट दोष, ग्रह मैत्री, गण दोष, ये वो सब जितने भी हैं ये दिखाया है यहाँ पे, सबकी एक एक लंबी डंडी है,
सब बराबर बराबर है, कोई सा फर्क नहीं है, ये टोटल है, किसी में भी फर्क नहीं आ रहा। तो इसीलिए अब इससे इसका मतलब होता क्या है फिर, अगर ये नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी मतलब यूटिलिटी नहीं है, हम यूटिलिटी तो इसकी कर सकते हैं, लेकिन हम जो इसको एक उस चीज के लिए यूज कर रहे हैं कि डाइवोर्स होगा कि नहीं होगा, या ये मैचिंग बनी रहेगी कि नहीं रहेगी, ये उसके लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सिंपल एक पॉइंट है कि आपको अगर ग्रह मैत्री यूज करनी है तो उसको आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज कीजिए, ना कि उसको इसके लिए कि वो उसकी डाइवोर्स होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतने ग्राफ देखने के बाद ये पॉइंट तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप आगे से मतलब ग्रह मैत्री और ये जो गण मिलान है, गुण मिलान है, जो भी है, इनको इतना ज्यादा एम्फेसाइज ना करें, इनको देख लीजिए और इनसे ये समझ लीजिए कि हाँ जी, अगर ग्रह मैत्री होगी तो आपस में अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सकती है, अगर गण मिलेंगे तो उनकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सकती है, योनि दोष नहीं होगा तो ठीक है, देयर सेक्सुअल लाइफ में भी बेटर, जो कि हमें अभी मालूम नहीं है उसके बारे में, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ओके, दैट्स ओके, लेकिन ये नहीं कह सकते हम कि डाइवोर्स होगा कि नहीं होगा। इसलिए इसको डाइवोर्स के लिए तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब डाइवोर्स के लिए क्या करना है फिर, उसकी कि अगर डाइवोर्स होगा कि नहीं होगा ये देखना है हमने, तो फाइनली तो ये जानना है। गुण कुंडली मिलान का क्या मतलब है, हमारा यही जानना चाहते हैं ना कि हमने ये शादी करवा दी, इसके बाद ये ना हो कि 4 दिन बाद वो खड़े हो जाए सामने आके कि लो जी हम तो अपने घर, तुम अपने घर, तो हमारा भी नाम बदनाम होता है कि जी कैसी पंडित जी ने पत्री मिला के दी, हमने तो सारे गुण मिलवाए थे, सब कुछ किया था, फिर भी ऐसा हो गया। फिर जो है उसमें उसके लिए फिर हम मंगली दोष वगैरह देखते हैं कि मंगल दोष कहाँ पर है, मंगल, लेकिन अब वहां पर भी एक इसी प्रकार से थोड़ी सी समस्या है कि मंगल दोष को ना हम बहुत ज्यादा कहाँ पर क्या हमने उसका उपयोग कर डाला, वो बहुत ज्यादा कर डाला। तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा इसमें कि देखिए, मैंने बजाय कि एक प्लेनेट को लेने के सारे ही प्लैनेट्स को इकट्ठा ले लिया यहाँ पर, जिससे कि आपको ना ये समझ में आए कि कौन सा ग्रह कितना असर कर रहा है। आप ये ना करें कि आपने एक को तो आपने देख लिया, बाकी वो देखा ही नहीं, समझा ही नहीं आपने, और आप कहे जा रहे हैं एक ही के बेसिस पे कि ये यहाँ पर खराब होता है, यहाँ पे अच्छा होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये मंगल है, मंगल, ये पहली बात तो ये बता दें, ये है ये केसेस हैं फीमेल के, ये मैंने सारे जितने भी फीमेल केसेस थे उनको ले लिया, और उसमें जो लाल लाइन ये दिखाई दे रही है इसका मतलब है कि ये अच्छी बन रही है, नीचे जा रही है लाइन का मतलब वहां पे खराब है, उनकी रिलेशनशिप खराब रही, डाइवोर्स हुआ। इसमें लाल ही लाल है सिर्फ, क्योंकि ऊपर अच्छा है और नीचे खराब है, दैट्स ऑल, ये डिफरेंस है। अब इसमें मंगल में क्या हुआ कि जब देखिए हम कहते हैं 12, 1, 4, 7, 8 में मंगली दोष होता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि 12, अगर 12वें में मंगल होगा तो उसके डाइवोर्स ज्यादा हो जाएंगे, 1 में होगा तो डाइवोर्स ज्यादा होना चाहिए, 4 में, 7 में, 8 में डाइवोर्स ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं 12 में थोड़ी सी लाइन नीचे है, तो दिस इज, कह सकते हैं कि हाँ जी ऐसा है, हाँ, लेकिन ऐसा ना के बराबर है। सबसे ज्यादा लंबी लाइन कहाँ पे आ रही है, 9वें घर में, जहां पर कि हमने माना ही नहीं है कि उसे मंगली है वो। तो 9वें घर का जो मंगल है वो सबसे ज्यादा घातक है लेडीज में। अगर किसी भी लड़की, आप देख लीजिएगा उठा के, कितनी पत्रियां अगर आपके पास आई होंगी या कभी किसी की पत्री में आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि क्या ये शादी टूटी क्यों है, तो उसके 9वें घर में मंगल होने के पूरे पूरे चांस, 9वें घर में होगा, नहीं तो 5वें, 6ठे में होगा। सर सॉरी टू इंटरवीन, एक छोटा सा क्वेश्चन है। ये वाले पावर पॉइंट आप शेयर करेंगे ना हम लोग को? ये तो कर सकता हूँ मैं, ऐसी तो कोई पॉइंट नहीं है, पावर पॉइंट नहीं है ना मेरे पास एक्चुअली, है मैं कर दूंगा, ये ग्राफ्स आपको भिजवा दूंगा मैं। हाँ, क्योंकि ये जो आप रिजल्ट बता रहे हैं, ये हाँ, सारे 9, ये जो प्लेनेट है, जुपिटर, राहु, हाउस, ये किस हाउस में है और प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ये उसी का डिराइव किया है ना 2000 हॉरोस्कोप से? हाँ, हाँ जी, बिल्कुल ठीक।
ये अगर आप हमें शेयर करेंगे तो आपके रिसर्च का हमें फायदा मिलेगा। करवा देंगे। ठीक है, बस थैंक यू। तो ये इसमें देखिए आप 5वां, 6ठा, 9वां, 10वां घर, इसके अंदर जो है ये सबसे ज्यादा मंगल खराब है। हम जो लेते हैं 1, 4, 7, 7 में बल्कि उल्टा है, 7वें में मंगल हो लेडीज का तो उसका डाइवोर्स होने का चक्कर ही नहीं है, खत्म। आप शांत हो जाइए कि उसके चांसेस कम है, उल्टा है। 1, 4, 7 और फिर हम मानते हैं 1, 4, 7, 8, 8 में भी उल्टा है और 12 में जरा सा 2% नीचे है तो क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसमें। हाँ, और ये जो है मेन तो जो है 5, 6, 9, 10 और 9 सबसे ज्यादा मेन है, ठीक है। और यही मंगल अगर हम मेल्स का देखें, मेल्स में कहां पर है ये मेल्स के लिए है। मेल्स में 8वें का मंगल जो है सबसे खराब है, फिर 7वें का भी थोड़ा सा खराब है, फिर 5वां, 6ठा खराब है और ये 10वां खराब है, 9वां भी हल्का सा खराब है। तो ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये कह सकते हैं आप। इसका ग्राफ भी बड़ा स्मूथ जा रहा है, देखिए अब जरा सा कितना स्मूथ ग्राफ जा रहा है ना। तो मतलब इसकी जो टेंडेंसी है वो ऐसी ही है टेंडेंसी कि लगन में, अगर लगन का मंगल तो जो है बल्कि शुभ है, लगन का मंगल शुभ है, दूसरे का शुभ है, तीसरे के चौथे का शुभ है और 5वें, 6ठे, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां ये मेन हाउसेज हैं जहां पर कि मंगल हो तो दोष होता है। हम बल्कि इसको लेते नहीं है इस तरह से। अगर आप इसको इस तरह से लेना शुरू करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा, आप बहुत अच्छी प्रेडिक्शन कर पाएंगे, आपका मतलब प्रेडिक्शन में सच्चाई आने लगेगी, ठीक है। अब खाली मंगल को ही आप मत देखिए, मंगल से ज्यादा ये एक ही स्केल पे रखे हुए हैं, देखिए सबका स्केल 1 to 6 है, 1 to 6, 1 to 6, 1 to 6, 1 to 6 सब सारे एक ही स्केल पे रखे हैं। एक ही स्केल पे होने का मतलब क्या है कि जिसकी लाइन लंबी वो ही जीता। तो जो शुभ ये ऊपर बुध जो है जैसे ऊपर सेकंड हाउस में हो तो मान लो कि वो उसके चांसेस ऑफ डाइवोर्स आर मच लेस, ठीक है। लेकिन 9वें में जैसे बुध हो तो सर ये मेल का है कि फीमेल का है बुध? ये मरकरी मेल का है या फीमेल का है? ये मेल का है, ये देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा है मेल। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ गया सर इसमें कि अगर हमने देखा अभी फीमेल का मार्स 9th में हो और मेल का मरकरी 2nd में आ जाए तो हार्मोनियस रहेगा हिसाब किताब? वो भी आपने जनरेट किया है? देखिए ऐसे मैं सारे कॉम्बिनेशन ना आपको यहाँ पे नहीं दिखा सकता हूँ, मेरे पास हजारों कॉम्बिनेशन हैं, सारे 1 to all कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, लेकिन मैं वो सारे ना तो दिखा सकता हूँ ना ही उसका हम यूज कर पाएंगे, क्योंकि जब हजारों हो जाएंगे तो सैकड़ों उसमें पॉजिटिव होंगे और सैकड़ों नेगेटिव होंगे। तो इसीलिए अभी जो मैं दिखा रहा हूँ वो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है विच मैटर्स वो मैं आपको दिखा रहा हूँ और उतने पे आप काम करेंगे तो दिस विल बी एनफ। और एक क्वेश्चन है और सर रिक्वेस्ट है कि एक बार जो हाँ मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि थोड़ी देर आधा घंटा मेरे को सुन लीजिए पहले, सर म्यूट करवा दीजिए सर। हाँ सर म्यूट क्वेश्चन नोट करके रखिए और फिर मैं जवाब दूंगा आपके इस सवाल का। नहीं सर तो म्यूट करवा दीजिए सर। हाँ मैं कर दूंगा। बाकी सबको म्यूट कर दीजिए सर, बहुत डिस्टरबेंस है। क्योंकि क्लास थोड़ी सी एक बार आप पहले पूरा मेरे को सुन तो लीजिए तो आपका सवाल तो क्योंकि आते ही जाएंगे तो ठीक है सर, लास्ट के रखेंगे 5 to 10 मिनट, प्लीज एवरीबॉडी हैव पेशेंस। मैं थोड़ी देर के लिए म्यूट कर रहा हूँ, प्लीज आराम से मैं थोड़ी देर के लिए म्यूट कर रहा हूँ। प्लीज सर, प्लीज सर। हाँ अब देखिए कि मरकरी में जैसे कि यहाँ पर सबसे ज्यादा है
और ये 9 नंबर में यहाँ पे मरकरी 9वें घर में हो तो यहाँ पर सबसे ज्यादा है। मतलब कि आपका ये ध्यान रखिएगा कि छठे, सातवें, आठवां, नौवां, 10वां ये पॉइंट जो है ना ज्यादातर में खराब आएंगे आपको। ये छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां इसमें अगर जितने प्लैनेट्स होंगे वहां पर मेल्स में तो वो ज्यादा नेगेटिव देगा। इसी प्रकार से सन में भी यही छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां यही पॉइंट जो है ना नेगेटिव है पॉइंट्स। यहाँ पर अगर सूर्य होगा, बुध होगा, शुक्र होगा, यही पॉइंट्स शुक्र के लिए भी हैं, तो इनमें सबसे ये खराब होगा। और मंगल के लिए भी यही है, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। तो ये जो ग्रुप है ना, ये 5-6 घरों का ग्रुप है, 6 घरों का। इस ज्यादातर अगर आपको कुछ याद ना रहे तो अगर इसके अंदर ज्यादा ग्रह बैठे हों, सूर्य भी बैठा है, मंगल भी बैठा है, बुध भी बैठा है, शुक्र भी बैठा है, और गुरु को छोड़ दीजिए एक बार को, और शनि को भी छोड़ दीजिए एक बार को, तो इसका मतलब वहां पे डाइवोर्स के होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पे चंद्रमा भी आ जाता है इसमें। चंद्रमा भी देखिए आपको कि छठे, ये 7वां घर में, 9वें घर में नेगेटिव पॉइंट्स लिए हुए बैठा हुआ है। और ये जो शनि है, शनि पहले घर में और 11वें घर में ये नेगेटिव पॉइंट्स दे रहा है। वैसे औरों में भी दे रहा है लेकिन औरों में इतना नहीं है। तो मेनली इसका 11वें घर का शनि जो है वो काफी नेगेटिव है मेल्स के लिए, और पहले घर का शनि थोड़ा सा नेगेटिव है। तो राहु भी ऐसे ही 5वें, छठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें में यही घर है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन्हीं में ही सारे ग्रह जो है ना इन्हीं घरों में नेगेटिव हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें लगन भी आप देख सकते हैं कि लगन कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। कि सन लगन जो है, मेरी एरीज लगन हो अगर लड़के का, तो वो ज्यादातर उनके अंदर डाइवोर्स से सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि गुस्सेबाज हो जाता है ना एक तरह से, तो जरा सी देर में भड़क जाता है, तो उसमें जो है वो वहां पे डाइवोर्स होने के चांसेस ज्यादा है। फिर दूसरा नंबर ये लियो में भी थोड़ा सा है, और पाइसिस में है थोड़ा सा, तो वैसे बाकियों में तो ना के बराबर है। तो मेन जो है इसमें मेष लगन वाले लड़के थोड़े ज्यादा डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। फीमेल्स के लिए अगर देखें तो फीमेल्स में थोड़ा जो लगन है वो टॉरस जिद्दी हो जाता है, सिंह थोड़ा ज्यादा ही एग्रेसिव हो जाता है, और 8 ज्यादा ही वर्किंग नेचर वाला हो जाता है ये लड़कियों के लिए। और ये 10 नंबर भी जो है ना वो भी प्रोफेशनल होती है लड़कियां, वो सीईओ वगैरह बनती हैं। और 8 नंबर में बिल्कुल लगातार अपना घर का काम छोड़ देंगी लेकिन घर ऑफिस का काम में लगी रहेंगी। 5 नंबर में एग्रेसिव हो जाती हैं लड़कियां, क्योंकि वो लीड करना चाहती हैं, अपने घर को वही लीड करना चाहती हैं। तो टॉरस में जिद्दी हो जाती है लड़कियां। तो ये इस प्रकार से इधर देख सकते हैं कि इनमें थोड़ा सा नेगेटिव है, और बाकियों में मेष लगन की लड़कियां अच्छी हैं। कन्या सबसे बढ़िया है हर एक में, और यहाँ पे मीन में भी बढ़िया है लड़कियों का, तुला भी अच्छा नंबर है। तो ये है लड़कियों के लिए। और बाकी इसमें भी ये अगर देखेंगे कि सन कहाँ पे खराब है या मून कहाँ पे खराब है, मार्स जो है 9th में खराब है सबसे ज्यादा, 5वें, छठे में, एक 7वें को छोड़ के मंगल, 5वां, छठा, 7वां, 8वां को छोड़ के, बल्कि 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां यूं करके ग्राफ बन जाता है। तो आप देखिए कि जो हम कहते रहते हैं कि 7वें का मंगल बहुत खराब है, लड़की के घर में, लड़की में अगर 7वें में मंगल आ गया तो लड़के को ले जाएगा, मतलब वर्ग को जो है उसको विधवा बना देगा। ये हमारा एक मानना है, जबकि ये बिल्कुल उल्टी गलत बात है, बहुत ही गलत है ये। और बल्कि इस पे तो मेरी कई लोगों से बहुत बहस भी हुई, क्योंकि लोग जो लिखा हुआ है उसको सच मानते हैं, ना कि अपनी की हुई रिसर्च को। और फैक्ट अगर आप देखेंगे तो आपके जितने भी डाइवोर्सेज हैं उसमें सबसे ज्यादा डाइवोर्स 9th मंगल के वजह से बनते हैं, सबसे ज्यादा डाइवोर्स। और फिर दूसरा कारण 5वां, छठा का मंगल होता है। इसमें भी देखिए, यहाँ पे भी यही 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसमें नेगेटिव पोर्शन में मरकरी जा रहा है, इसमें नेगेटिव पोर्शन में सूर्य जा रहा है, इसमें शुक्र में भी 5, 6, 7, 8, 9, 10 में। मतलब बेसिकली चाहे जो भी हॉरोस्कोप हो उसमें अगर 5, 6, 7, 8, 9, 10 में ज्यादा ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य भी में बैठा है, बुध भी बैठा है, शुक्र भी बैठा है, मंगल भी बैठा है,
तो समझ लीजिए ऐसे लड़के का या लड़की का मैच होना बहुत मुश्किल है। वो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा हो सकता है, उसका डाइवोर्स हो सकता है। ठीक है, तो ये एक बिल्कुल ही नई स्टडी है, नया वो रिसर्च है और एक्यूरेसी इसमें बहुत ज़्यादा है। अब इसकी एक्यूरेसी का लेवल जो है ना ऑलमोस्ट 80 to 90% है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मंगलिक दोष का इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अब मंगलिक दोष ये हमने एक वो बनाया था चार्ट, मंगलिक टू मंगलिक, नॉन मंगलिक टू नॉन मंगलिक। मंगलिक से मंगलिक की अगर हमारी शादी हो रही है, मंगलिक से नॉन मंगलिक की, यहाँ मंगलिक से मंगलिक की शादी हो रही है, तो मंगलिक से मंगलिक की शादी अच्छी आई दिखाई दे रही है। ये फीमेल है, ऑल फीमेल्स आर मंगलिक एंड मेल का पहले में मंगल है, चौथे में मंगल है, सातवें में, आठवीं में, 12वें में। तो ऐसा है कि लेकिन अगर मेल का 7वें 8वें में आता है मंगल, तो वहां पर वो डाइवोर्सेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए मंगलिक से मंगलिक होना का कोई फायदा नहीं है। मंगलिक से मंगलिक होने का फायदा जब है जबकि लड़के का मंगल 1, 4 या 12 में हो। ऐसे ही मंगलिक से नॉन मंगलिक, लड़की मंगलिक है और नॉन मंगलिक से शादी हो जाती है, लड़का नॉन मंगलिक है, तो दूसरे में अगर मंगल होगा या 11वें भाव में मंगल है, तो उस केस में शादी में डाइवोर्स नहीं है। और जो सबसे ज्यादा डाइवोर्स है कि लड़की मंगली है, कहीं पे भी मंगल है उसका, और लड़का जो है नॉन मंगली है और तीसरे में मंगल है या छठे में मंगल है या 10वें में मंगल है, तो उसमें शादी ब्रेक होने के चांसेस बन जाते हैं। यहाँ नॉन मंगलिक टू नॉन मंगलिक है, यानी कि तीसरे घर में अगर लड़के का नॉन रहता है मंगल, तो वहां पे शादी ब्रेक नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये काफी मिक्स रिजल्ट्स हैं। मंगलिक से मंगलिक का, नॉन मंगलिक से नॉन मंगलिक का कोई ऐसा नहीं है कि ये बहुत अच्छे मतलब मंगलिक को हमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। उसकी बजाय आपको जो मैंने अभी स्पेसिफिकली हाउस वाइज बताया, उसको अगर आप यूज करेंगे, देन यू विल बी एबल टू डू अ बेटर, मच बेटर प्रेडिक्शन। तो हमारी, मैं इस स्लाइड को ब्रेक कर रहा था। तो अब हम, आपने ये देख ही लिया कौन सा मंगल कहाँ पर, कौन सा अच्छा रहेगा, कौन सा खराब रहेगा। अब अगर हमें शादी का मैचिंग का देखना है, तो उसके अंदर आप जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो मंगल को तो देखिए, मंगल के साथ में आप सूर्य, बुध और शुक्र को भी इग्नोर मत कीजिए। उनका भी इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और उनको भी साथ ले लेंगे तो आपकी एक्यूरेसी लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा। और शनि का जो है ना, वो स्पेसिफिक हाउसेज में ले लीजिए आप, तो उससे आपको एकदम पता चल जाएगा कि इसमें ब्रेक होने के चांसेस हैं या नहीं। अब ये ब्रेक कब होती है शादी, तो और कब इसके सबसे ज़्यादा आसार बढ़ते हैं। देखिए, उसका टाइमिंग का जो फैक्टर है वो बिल्कुल अलग चीज है। टाइमिंग में 7:30 एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है कि जब भी 7:30 शुरू होने वाली होती है या ढैया शुरू होने वाली होती है, या और पर्टिकुलरली 7th हाउस के ऊपर होने वाली हो, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है उसमें। 7th हाउस के ऊपर ही अगर 7:30 आ रही हो या ढैया आ रही हो, तो बहुत ज्यादा ब्रेक होने के चांसेस हैं। इसीलिए 7:30 कब आएगी, जब चंद्रमा 7वें घर में होगा। चंद्रमा 7वें घर में होगा तो चंद्रमा 7वें घर में होगा तो 7:30 जो है वो वहीं पर, तो छठे घर से शुरू होगी, या 8वें घर में चंद्रमा हो तो 7वें घर से ही 7:30 शुरू होगी। तो 8वें घर का चंद्रमा, 7वें घर का चंद्रमा, ये स्ट्रॉन्ग 7:30 लेके आता है और इसमें बहुत ब्रेक होने के चांसेस बनते हैं। सबसे ज्यादा जब चंद्रमा
8वें घर में बैठा हो तो वो शनि पर शनि की 7.5 शुरू होती है 7वें घर पर, तो वो बहुत बड़ा कारण बनती है इसको ब्रेक करने के लिए। या अष्टम जो है ढैया, अष्टम ढैया जो है, जब मान लीजिए चंद्रमा 12वें घर में है तो अष्टम ढैया 7वें घर में पड़ेगी, तो वो एक बहुत बड़ा कारण बनती है 7.5 ब्रेक होने का। दूसरा जो शादी में खलल जो आता है वो चौथे घर से भी आता है। चौथे घर में अगर ढैया चल रही हो, चौथी ढैया चल रही हो, या चौथे घर में लगन से चौथे घर में ढैया चल रही हो, तो वो भी शादी में खलल बहुत डालता है, उससे भी बहुत प्रॉब्लम्स आती है शादी में। और इसका उपाय क्या है? इसका उपाय तो यही है कि शनि के उपाय करे जाए, उस समय टाइम पास किया जाए। एक और बात भी है कि शनि जैसे मान लीजिए, शनि जैसे 7th हाउस में बहुत नेगेटिव नहीं है, ये डाइवोर्स कराने का जरूरी कि डाइवोर्स कराए। शनि 7वें घर में डिले करा देता है, बहुत डिले करा देता है वो। मतलब कि आपको शादी जो है नॉर्मली, शनि अगर 7वें घर में होगा तो शनि जब दोबारा घूम के आएगा शनि के ऊपर 30 साल की एज हो जाएगी, तो 29 पूरे होने पर 30वें साल में शादी होने के योग बनते हैं नॉर्मली। बहुत ज्यादातर ऐसा देखा गया है, क्योंकि शनि के ऊपर आएगा 7वें घर में, 7th हाउस वाइब्रेट होगा और उससे शादी होती है। और या फिर शादी के लिए, अब शादी कब होगी? देखिए कोई भी दशा, वैसे हम कहते हैं कि 7th हाउस की दशा, 7th हाउस का कि सब पीरियड वो जो है हमारे को शादी दे सकता है। ये कहने के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत सही है, लेकिन देखने में ऐसा आता है कि शादी का अगर टाइमिंग निकालना हो तो हम दशा से टाइमिंग नहीं निकाल पाते, और उससे हमें सही टाइम नहीं मिलता है। सही टाइम अगर आपने निकालना है तो उसके लिए आपको शनि और गुरु का गोचर, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और दूसरा जो गोचर का ध्यान देना चाहिए वो है राहु। मतलब 3 ही मेजर गोचर हैं हमारे पास, शनि, राहु और गुरु। तीनों जो मेजर गोचर हैं, अगर इनके गोचर को अगर हम ध्यान दें और इनका 7th हाउस के ऊपर भ्रमण या इनका 7th हाउस पर एस्पेक्ट को देखें, तो वो जो है हमें समय बता सकते हैं, निकाल सकते हैं उसके बाद। जैसे कि अभी बताया कि शनि 7वें घर में बैठा है और शनि के ऊपर से शनि क्रॉस कर रहा है 3रे घर में, तो यह है कि लेट मैरिज होगी, लेकिन लेट मैरिज हो जाएगी। ठीक है। गुरु अगर मान लीजिए गुरु अगर आपको एस्पेक्ट कर रहा है 7th हाउस को, या 7th हाउस से क्रॉस कर रहा है, तो वह भी शादी कराने में सक्षम है। ये हमने इसके ऊपर रिसर्च भी किया है, और इसमें जो मेन हाउसेस ये आते हैं उसमें चौथा 5वां घर का बड़ी इंपॉर्टेंस आती है। खास चौथे घर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा आती है कि गुरु अगर चौथे घर में से क्रॉस कर रहा हो, क्योंकि सुख स्थान है, तो उसमें से ट्रांजिट कर रहा हो, तो वह भी शादी कराने में सक्षम होता है। तो वैसे अदरवाइज लगन से जब गुरु क्रॉस करता है, या तृतीय भाव से करता है, या एकादश भाव से करता है, या सप्तम भाव में करता है, तो वो शादी कराने में सक्षम होता है। ये तो वैसे भी आपको फॉर्मूला मालूम ही है, इसमें कोई ऐसा नया फॉर्मूला नहीं है ये। और शनि जो है, शनि भी अगर जैसे लगन से क्रॉस करेगा तो सप्तम भाव को देखेगा, वह भी करा सकता है शादी। दशम भाव में जैसे ही एंटर करता है बहुत शादियां कराता है। दशम भाव में एंटर करता है गुरु शनि, तो वहां से दशम दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है, तो वो शादी कराने में सक्षम है। पंचम भाव में जब जाता है शनि, तो वो शादी तो क्या वो कराने की बजाय वो तोड़ने में सक्षम है। वो अगर किसी की शादी चल रही हो तो वो तोड़वा भी देता है। और किसी की मतलब पंचम भाव का शनि जो है, तीसरी दृष्टि जो है ना शनि की, बड़ी अनिष्ट दृष्टि मानी गई है, और वो बनाने की बजाय बिगाड़ने में ज्यादा काम करता है। तो इसीलिए शनि का दशम में, लगन में, सप्तम में, इन भावों से क्रॉस करना शादी के लिए बहुत शुभ माना गया है। और अन्यथा गुरु का गोचर लीजिए, और अगर राहु केतु अगर 7वें में या लगन में बैठे हों, राहु केतु 7वें घर में बैठे हों या लगन में बैठे हों, तो वह भी शादी देने में सक्षम है। वो लेकिन कब देते हैं? जब राहु के ऊपर केतु क्रॉस कर रहा हो, या राहु के ऊपर राहु क्रॉस कर रहा हो,
यानी या तो 18 साल की एज पे शादी करा देगा, या 27 साल की एज पे शादी करा देगा, या फिर 36 साल की एज पर, जब राहु के ऊपर केतु या केतु के ऊपर राहु क्रॉस कर रहा होगा। तो ये जो कॉम्बिनेशंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस हैं। और अगर हमने अभी एक सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया है जिसमें कि सिर्फ आप डेट ऑफ बर्थ डालिए तो वो अप्रोक्सीमेट पॉसिबल टाइम बता देता है, पीरियड बता देता है कि कब आपकी शादी हो सकती है। और उसमें देखा है हमने कि गोचर का जो रोल है वो ही 90% है, दशा का रोल उसमें 10% ही मान लीजिए, क्योंकि दशा से खास मालूम नहीं पड़ता, हम एग्जैक्टली नहीं बता पाते। लेकिन जैसा हमारा शास्त्रों में लिखा हुआ है उसमें दशा को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है कि सप्तमेश की दशा चल रही होगी। अब सप्तमेश की बाई द वे महादशा चल रही है तो वो तो बहुत सारे सालों के लिए चलती रहेगी, तो वो तो और अगर सप्तमेश की दशा नहीं आई तो फिर तो अंतरदशा में ही देखना पड़ेगा। और बहुत बार देखा है कि सप्तमेश की अंतरदशा नहीं, दशा अंतरदशा नहीं होती है और उसमें शादी होती है। तो इसलिए सप्तमेश दशा बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करती है। आप उसको अगर सटीकता से निकालना चाहते हैं कि कब शादी होगी, उसके लिए आपको गुरु, शनि और राहु के गोचर के ऊपर ही डिपेंडेंट रहकर अगर उसके ऊपर आप अपनी गणना करेंगे और प्रेडिक्शन देंगे तो डेफिनेटली आप उसका प्रेडिक्शन बेटर कर पाएंगे और आप एक एक्यूरेसी पर आ पाएंगे। अभी हमने इसी चीज पर एक और हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसमें बताते हैं कि डेट ऑफ आपके बच्चे कब पैदा होंगे। तो बच्चों के पैदा होने के लिए भी हमने देखा कि वहां पर भी यही 3 गोचर मेनली काम आ रहे हैं और इन्हीं 3 गोचरों से ही मालूम पड़ता है कि बच्चों का होने की, संतान होने की कब समय है। गोचर दशा इसमें भी कुछ नहीं बता पाती। तो मैं आपको यही कहूंगा कि थोड़ा सा गोचर के ऊपर प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि 90% एस्ट्रोलॉजर्स 90% एस्ट्रोलॉजर 95% एस्ट्रोलॉजर्स दशा के ऊपर इतना ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं और गोचर को बिल्कुल नकार देते हैं, क्योंकि गोचर जो है हमें दिमाग से लगाना पड़ता है। दशा हमें सामने दिखाई देती है, प्रिंटेड हॉरोस्कोप में बनी हुई रहती है कि इसने इतने तारीख से इतने तारीख तक हमारे को ये दशा है, ये दशा है। लेकिन गोचर को हमें देखने का कोई इस तरह का भी सॉफ्टवेयर में हमने कोई प्रिंट आउट्स नहीं दिए हुए हैं। तो इसीलिए गोचर को लगाना बड़ा एक रिस्की या टेढ़ा सा काम हो जाता है। टेढ़ा काम होने के कारण वो जो है उसको लगाते ही नहीं है। और उसको कौन याद रखे कि कब शनि बदल रहा है, कब शनि वक्री हो रहा है, कब मार्गी हो रहा है, कब क्या हो रहा है। तो इतना याद नहीं रखते, इसीलिए उसे अप्लाई नहीं करते और प्रेडिक्शन जो है वो इधर से उधर हो जाती है। तो अगर आपने प्रेडिक्शन में एक्यूरेसी लानी है, यू विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर गुड ट्रांजिट्स। अब हाँ, आप बोलिए, जो एक दो बोलना है आप बताएं। एक जैसे कि आपने एक टॉपिक खत्म किया, ठीक है, इस पे मेरे कुछ क्वेश्चन हैं, हाँ बोलिए, है ना। और मेरे ज्वाइन करने का पर्पस बता दूं, मैं आपके रिसर्च को ही देखना चाहता हूँ, उसी में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। तो सभी का पर्पस है, तो लेकिन औरों का पर्पस डिफीट ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए। नहीं सर, मेरा पर्पस किसी का भी डिफीट करने का कोई ना तो इरादा है और ना ही कोई। बोलिए सवाल पूछिए, बोलिए, डायरेक्ट सवाल पूछिए। आपने बताया कि एरीज अगर एरीज लग्न है मेल का तो ये बड़ा निगेटिव होता है और डाइवर्स के चांस और डिवोर्स के चांस होते हैं, बढ़ जाते। और अगर स्कॉर्पियो लग्न है जो है क्या कहते हैं लड़की का, तो ये दिक्कत करता है। लेकिन आपके ग्राफ में मैंने देखा कि स्कॉर्पियो लग्न का अगर लड़का है, ठीक है, ये सिचुएशन पूरी तरह रिवर्स कर गई। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि इन जो नॉन मांगलिक, मांगलिक और ये जो 5 प्लेनेट का आपने बनाया, तो क्या उसका एक कोरिलेशन मैट्रिक्स आप जनरेट करके दे सकते हैं जिससे कि सीधे पता चल जाए कि किस बॉक्स में जा रहा है तो फर्टिलिटी कितनी होगी? देखिए, वो सब चीजें मेरी रिसर्च में, जब आप फिर या तो फिर प्योर रिसर्च आप ज्वाइन कीजिए इस टॉपिक पे, फिर आप उसमें काम कीजिए, तब आपको मजा आएगा। क्योंकि ये थोड़ा ये रिसर्च के टॉपिक्स ऐसे नहीं होते कि हम यहाँ पे 5 मिनट में डिस्कस कर सकें।
उसका इसीलिए मैंने वो पूछा। सब चीजें मेरे पास अवेलेबल हैं, जो आप कह रहे हैं वो सब अवेलेबल हैं, लेकिन उनको कितना किस चीज को मैं यहाँ पर कितना प्रेजेंट कर सकता हूँ और कितना उसका फिर वो इतना, पहली बात तो वो इतना लंबा चौड़ा ग्राफ हो जाता है, इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हो जाती है कि दैट इज नॉट मैनुअली पॉसिबल। आप उसको हाथ से नहीं अप्लाई कर सकते, उसको कंप्यूटर से ही अप्लाई करना पड़ता है। फिर तो कंप्यूटर का फॉर्मूला कंप्यूटर में ही रहेगा और कंप्यूटर ही बताएगा कि ये डाइवोर्स होगा या नहीं होगा। अच्छा, दूसरा था, आपने बताया कि अगर मेल का सैटर्न 11th हाउस में है तो वो फैटलिस्टिक है, तो क्या इसलिए कि शनि की तीसरी दृष्टि लग्न पे पड़ रही है? दैट इज ए पॉसिबिलिटी। ये तो हमें अब आगे कहानी बनानी पड़ेगी, ये तो फैक्ट्स है, ये तो कंप्यूटर ने तो फैक्ट्स निकाल के दे दिए कि ये फैक्ट है। अब इसको तुमने कैसे समझना है, कैसे क्या करना है, वो आपकी मर्जी है। सर एक क्वेश्चन है छोटा सा, ये जो आपकी रिसर्च है ये जैसे डाइवोर्स केसेस चल रहे हैं या सारे सेटल हो गए हैं डाइवोर्स? सेटल्ड केसेस। अच्छा, वो सेटल्ड केस है। हाँ ठीक है सर एक सवाल मेरा भी है। हाँ जी सर। इजाजत हो तो। ये अभी आपने मुझे जो बताया मांगलिक का मिलान का, एक दूसरे के नॉन मांगलिक मांगलिक और मांगलिक और मांगलिक के शादी का, ये डाइवोर्स का बताया, लेकिन जीवन काल का इससे संबंध नहीं है क्या? कि हम ये जानना चाहते हैं कि ये, क्योंकि आमतौर पर धारणा है कि जीवित नहीं रहता है एक पार्टनर, तो मांगलिक नॉन मांगलिक से शादी करने पे जीवन नहीं ठीक रहता है, ये जानना चाहते हैं। वो हमने जो शुभ में लिया है वहां पे वो सब दोनों पार्टनर जीवित थे, और ज्यादातर हमने थोड़े हायर एज ग्रुप में लिए हैं, जिससे कि ये भी रहे कि पूरा स्पेक्ट्रम जो है एज का वो कवर हो। तो ऐसा नहीं है, उसमें डेथ नहीं हो रही है। जिसमें डेथ हो रही है उसको तो हमने बेड में ले ही लिया, फिर डाइवोर्स में ले लिया या बेड में ले लिया। डाइवोर्स की वजह उसको बेड मैरिज में ले लिया, उसी में ले लिया हमने, डाइवोर्स के उसी। अच्छा, डाइवोर्स में ले लिया उसको। डाइवोर्स में ले लिया उसको। अच्छा अच्छा सर, आज इसे शेयर करिएगा ताकि हम इस पे प्रैक्टिस करके सवेरे कल जब क्लास अटेंड करेंगे तो सवाल पूछ सकें। आप इसको ऐसा कीजिएगा, क्योंकि मेरे को मालूम है शास्त्री जी आपके सवाल बहुत लंबे चौड़े हैं, और बाकी लोग जो है बोर हो जाएंगे, और वो उनको नहीं मैं इसीलिए मेरे से अलग से सवाल पूछ लीजिएगा। कोई बात नहीं, मैं सवाल अब नहीं पूछूंगा, मैं सवाल नहीं पूछूंगा। मैं आपको अलग से टाइम दे दूंगा सवालों के ऊपर। आई नो कोई दिक्कत नहीं है सर, इतने में चल जाएगा। यू आर डेफिनेटली स्टूडेंट, बल्कि ऐसे स्टूडेंट मिले तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं जवाब तो आपको दे दूंगा, लेकिन क्लास क्योंकि इसमें डिस्टर्ब होगी थोड़ा सा। नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा कि डिस्टर्बेंस हो जब आप कहेंगे। मैं खाली ये कह रहा हूँ कि सर ये स्लाइड जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि हम अपना होमवर्क कर लें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम कल होमवर्क करके आए, नहीं तो फिर आपके एक्सपीरियंस का फायदा हमें मिल नहीं पाएगा। नहीं ठीक है सर 5th हाउस में सैटर्न ट्रांजिट करता है तो शादी अवॉइड करनी चाहिए उस पीरियड में हमें? अगर 10th नहीं वो तो शादी करवाता है 10th हाउस में। अगर 5th हाउस में 5th हाउस में नहीं, अवॉइड करने की बात नहीं है। अगर करवा रहा है तो करवा सकता है, लेकिन ज्यादातर वो करवाने में कम अपना महत्व रखता है, तुड़वाने में ज्यादा महत्व रखता है। मैंने देखा कि जब पंचम भाव में आता है तो अगर शादी हो रखी है तो, और अगर थोड़ी सी मैचिंग अच्छी नहीं है, जिस तरह की डाइवोर्स वाली अगर पैटर्न बन रहा है डाइवोर्स वाला, तो वो तोड़ने में सक्षम रहेगा। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि अगर मान लो लड़के का तो डाइवोर्स वाला पैटर्न बन रहा है, हाँ, और लड़की का अगर डाइवोर्स वाला नहीं बन रहा है, तो ऐसे में वो ज्यादा चांसेस है कि शादी बनी रहे। अगर एक का डाइवोर्स वाला है, एक का नॉन डाइवोर्स वाला है, और दोनों का अगर डाइवोर्स वाला पैटर्न होगा तभी शादी टूटने के ज्यादा चांसेस होंगे। तब तो उसकी शादी बनेगी नहीं, वो तो टूट ही। और इसी में अगर उल्टा हो जाए तो लड़की का बनना नहीं, दोनों मतलब उल्टा हो जाए, मतलब लड़की का हो चाहे लड़के का, एक का अगर सही होगा तो वो बच जाएगी। अगर एक का भी सही होगा, हेलो आवाज आ रही सर? मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि दोनों मंगली होंगे तो शादी बनी रहेगी, ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा नहीं पाएंगे। हेलो, हाँ,
एक तो जरा सा आवाज ना म्यूट कर लिया कीजिए, जब बोलना है तब बोलिए, उसके बाद म्यूट कर प्लीज। हेलो सर। बोलिए। हेलो, आवाज आ रही सर आपको मेरी? हाँ बोलिए बोलिए। हेलो, आवाज आ रही सर आपको? हाँ हाँ सर, ये पूछना था कि आपने बोला कि गोचर सर, गोचर के लिए बेसिकली हमको लग्न को बेस पकड़ के आगे बढ़ना है या चंद्रमा को रोको? गोचर के लिए ये जो सर आवाज आ रही है आपको? हाँ मेरे को आ रही है। गोचर के लिए आपको इसमें जो हमें शादी के लिए गोचर देखना है वो 7th हाउस का गोचर, 7th हाउस पर, यानी कि लगन से 7th हाउस पर गोचर होना चाहिए। और शादी के लिए अगर शादी का ओके मतलब बेसिकली लग्न को बेस पकड़ के आगे बढ़ना है शादी। हाँ सर उनका सवाल ये है कि लग्न को ध्यान में रखकर गोचर देखना है या फिर चंद्र कुंडली को ध्यान में रखकर गोचर देखना है? क्योंकि हमने ये शादी करवाने के लिए देख रहे हैं, हम यहाँ पे इसके लिए नहीं देख रहे कि उनका टाइम कैसा चल रहा है। उनका टाइम कैसा चल रहा है उसके लिए तो हम चंद्रमा को देखेंगे। और अगर हम ये देख रहे हैं कि शादी होगी कि नहीं होगी, उसके लिए हमें 7th हाउस देखना है फ्रॉम द लग्न। ओके वैसे लेकिन बात सही है आपकी कि चंद्रमा से भी अगर हम 7th हाउस देखेंगे, क्योंकि दोनों ही कुंडलियां बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, लग्न से भी और लग्न से 7th हाउस इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन फ्रॉम मून। तो मून से भी 7th हाउस जो है वो भी हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अगर 7th हाउस चंद्रमा से अगर बन रहा हो अगर शादी का योग, तो वो भी शादी दे सकने में सक्षम है। ओके सर अगर दोनों ही सेम लगन के हो जाएं तो फिर भी प्रॉब्लम होगी, जैसे टॉरस लगन के हो दोनों, जहाँ लियो लगन के हो दोनों। नॉर्मली दोनों सेम लगन के होते हैं तो प्रॉब्लम तो आती ज्यादा है, ज्यादा प्रॉब्लम। और सेम लगन और सेम राशि हो जाए तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है लाइफ में। तो सेम लगन सेम राशि तो अवॉइड करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो क्या एक ही समय पर अच्छा समय आएगा, एक ही समय पर बुरा समय आएगा। अच्छा समय तो कट जाता है, पता नहीं चलता, लेकिन जब बुरा समय आता है ना तो फिर दूसरे का किसका सहारा ले। सर राशि तो हम अवॉइड करते हैं, बस लगन की कंफ्यूजन थी थोड़ी। हाँ अगर अवॉइड हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो जब इतना इम्पोर्टेंट नहीं भी है, क्योंकि राशि अवॉइड करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसमें, क्योंकि अच्छा बुरा समय जो है वो राशि से डिपेंडेंट है। और जो इवेंट जो है वो लगन पे डिपेंडेंट होते हैं। तो लगन से 7th भाव में जब भी गुरु आएगा या शनि आएगा या राहु आएगा तो वो शादी देने में सक्षम होता है। और राहु जो है ना वो नॉर्मली अपने आप में एक शादी नहीं देता या कोई भी चीज नहीं करवाता है। उसको करवाने के लिए ना वहां पे राहु केतु खुद बैठा हो तो कराने में सक्षम होता है। कि 10th भाव में राहु बैठा है, उसके ऊपर से राहु जाएगा तो जॉब प्रोफाइल चेंज करेगा। अगर 7th हाउस में बैठा है तो मैरिटल प्रोफाइल चेंज करेगा। तो इस तरह से राहु के ऊपर से क्रॉस होना ही एक ज्यादा ट्रांजिट में इफेक्टिव होता है। बाकियों पर वो राहु दूसरी जगह पे जो है ना इफेक्टिव नहीं होता इतना। इसीलिए गुरु और शनि के गोचर ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माने गए। और इसमें भी इवेंट्स देने के लिए गुरु का गोचर सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट गुरु का इवेंट गोचर है। एक क्वेरी और, अब आपने जैसे राहु की बात करी, तो अगर जिन लोगों का राहु इस टाइम पे अष्टम राशि में मतलब बर्थ का अष्टम राशि में हो इस टाइम पे वो सेकंड में गोचर कर रहा है, तो क्या इसमें भी वो उनके कैरियर में या शादी में प्रभाव डालेगा? क्योंकि सेकंड राशि से वो 8वें नंबर पे वृश्चिक राशि को देख रहा होगा। हाँ नहीं तो वो वहां पे तो 10th हाउस पे तो उसका एस्पेक्ट नहीं हुआ ना। नहीं, जैसे सपोज करो कि जब हम कुंभ लग्न को ले लेते हैं, हाँ तो राहु जो है वो 10th हाउस में बैठा है। हाँ फिर वो करेगा, तो गोचर में अब सेकंड में है ना। हाँ ठीक है। हाँ करेगा। राहु केतु राहु एक ही बात है। थैंक यू सर। अच्छा मैं अब इसमें थोड़ा सा पॉइंट्स बताना चाह रहा था कि हमारी एक तो जब मैरिज का निकालते हैं तो एक तो हम ये जरूर निकालने की कोशिश करते हैं कि लेट मैरिज होगी कि नहीं होगी या टाइम पे मैरिज होगी। तो मैरिज का जो लेट मैरिज कराने का जो है ज्यादातर तो अगर कोई प्लेनेट ना हो 7वें घर में तो सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया है। क्योंकि चंद्रमा भी अगर 7वें घर में होता है ना तो वो भी कभी किसी समय पे जब शनि वहां पे आ जाता है तो
झगड़े करा देता है। तो वैसे वो चंद्रमा जो है मैरिज में डिले नहीं कराता, मैरिज में वो नॉर्मल टाइम में ही शादी होती है। अगर कोई ग्रह नहीं होगा तो ही जल्दी शादी होने के योग होते हैं। और जुपिटर जो है वो भी डिले करा देता है। जुपिटर होता है तो जुपिटर के ऊपर क्रॉस करेगा 24 साल पे या 36 साल पे, तो या तो वो 24 साल में शादी हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो फिर 36 साल पे जाके शादी होती है। अगर गुरु सप्तम में बैठा हो तो डिले, मैरिज डिले करा देता है अप टू 36 ईयर। और ऐसे ही शनि बैठा हो तो 30 साल तक शादी डिले करा देता है। मंगल बैठा हो 7वें घर में तो वो 28 साल तक शादी डिले करा देता है। और ऐसे ही राहु बैठा हो तो वो भी 28 साल तक शादी डिले करा देता है। तो ये तो मेलेफिक्स हो गए। अब शुभ ग्रह भी अगर वीनस बैठा हो तो वीनस तो कई बार तो शादी ही गायब कर देता है। वीनस का 7th हाउस में अगर बैठा हो और जरा नीच वगैरह बैठा हो, जरा खराब बैठा हो तो वो तो, अच्छा बाकी ग्रह तो सारे नीच होंगे तब ज्यादा प्रॉब्लम देंगे, आपको ये बता दूं। जैसे मंगल नीच का होगा तो ज्यादा प्रॉब्लम देगा, उच्च का होगा तो कम प्रॉब्लम देगा। लेकिन जो गुरु है वो उच्च का होगा तो ज्यादा प्रॉब्लम देता है। अगर गुरु उच्च का बैठ जाएगा तो वो शादी नहीं करने देगा, वो उसे सीधा यूं समझ लो ना भगवा बना देगा, तो उसको शादी नहीं करने देगा। तो ऐसे नीच का जो गुरु होगा वो शादी फिर भी करा देगा, चाहे लेट कराएगा। और सूर्य जो है वो भी 30 साल तक की डिले करा देता है, 28 से लेकर 30 साल तक का डिले कराता है। सूर्य हो गया, चंद्रमा ज्यादा डिले नहीं कराता है, मंगल डिले 28 साल तक कराता है। फिर बुध जो है वो भी 28 से 30 के बीच में शादी डिले कराता है, मतलब थोड़ा सा डिलेड मैरिज होती है। और शुक्र काफी डिले कराता है। फिर शनि 30 साल तक डिले कराता है। और शनि राहु केतु जो है 28 साल या फिर नहीं तो 36 साल, अगर 28 में नहीं हुआ तो फिर 36 साल के लिए जाएगा। तो सभी जो ग्रह हैं वो डिले ही कराते हैं। कोई भी ग्रह वहां ना हो तो शादी सही टाइम पे या जल्दी हो सकती है। उमेश जी अपना म्यूट कर लीजिए प्लीज, उमेश जी म्यूट कर लीजिए। अब अगर आपको जैसे कि किस ग्रह के कारण डिले हो रहा है, आप उसको अगर जान जाते हैं तो उसके अनुसार उसका उपाय बता सकते हैं आपकी, भाई ये उपाय कर लो। और ये आप जैसे कि गुरु की वजह से बहुत बार शादी डिले होती है, तो गुरु के लिए तो विष्णु पूजा एक बहुत अच्छा उपाय है। अगर ये आपको जानना पड़ेगा पहले किस ग्रह के कारण आपको दोष हो रहा है, किसके कारण शादी में डिले है, तो उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। तो अगर गुरु के कारण है तो एकादशी व्रत एक बहुत अच्छा उपाय है। अगर बुद्ध की वजह से हो रहा हो तो विष्णु मंत्र जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र का जाप जो है बहुत अच्छा माना गया है। और नारायण गायत्री अगर गुरु के कारण हो रहा है तो नारायण गायत्री, ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करवाना चाहिए। सर कितना जाप कराना चाहिए? देखिए सभी का 1.25 लाख मंत्र का जाप एक अनुष्ठान के रूप में माना जाता है। अन्यथा कुछ लोग जो अनुष्ठान नहीं करा सकते हैं या नहीं कराना चाहते तो वो 1 माला जाप रोज कर लें। ठीक। अगर मंगल के कारण डिले हो रही है तो मंगल का तो ओम क्राम क्रीम क्रौम सा भौमाय नमः, ये मंत्र काफी अच्छा मंत्र है। फिर मंगलनाथ मंदिर है उज्जैन में, उसके वहां पर ये अनुष्ठान कराया जाए, वहां पे इसी मंत्र का 1.25 लाख मंत्र का जाप कराया जाए तो बहुत अच्छा उपाय है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मैंने अब एक का करवाया था, मतलब तुरंत शादी हो गई। सर एक क्वेश्चन पूछना था यहाँ पर, अगर मंगल नीच का है 7th हाउस में तो मैरिज खराब कराएगा,
तो उसको ये जाप करानी चाहिए या मंगल का कुछ स्टोन भी पहना देना चाहिए अगर लगन वगैरह में मंगल मतलब स्टोन पहनाने लायक है तो? अगर मंगल नीच उच्च का है, हाँ उच्च मंगल का नीच का है पर उच्च केंद्र का है तो भाव पहना में ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टोन नीच का, पहना सकते हैं। हाँ उच्च का है तो पहना सकते हैं, क्योंकि उच्च के ग्रह के मन या योग कारक ग्रह के रत्न पहनाने में कोई दोष नहीं होता। सर ऐसे ही अगर सूर्य नीच का हो 7वें हाउस में तो? हाँ तो सूर्य का फिर नॉर्मली उसको रूबी तो नहीं पहनाएंगे। 7वें घर में कोई मंगल बैठा हो तो उसे मंगली उसे वो नहीं पहनाएंगे। तो मंगली सूर्य का क्या मंत्र तो जाप ही करवाना चाहिए? हाँ फिर सूर्य के लिए मंत्र जाप कराना चाहिए। सूर्य के लिए मंत्र जाप या सूर्य को जल दें या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करवाएं। और दूसरा शुक्र की वजह से अगर डिले हो तो पार्वती जी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए हर शुक्रवार को, या जैसे भी 16 शुक्रवार का व्रत रखें, पाठ करें, या 16 शुक्रवार का मतलब व्रत सबसे अच्छा है, उसमें कन्याओं को भोजन कराएं और खट्टा ना खाएं। तो ये बहुत अच्छा उपाय है। इसमें भी मेरा खुद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि 16 व्रत के अंदर ही अंदर शादी तय, 4 महीने के अंदर अंदर ही शादी तय हो जाती है। बहुत अच्छा ये उपाय है। फिर अगर शनि के कारण हो रहा हो, शनि में भी वहां पे बैठ, मान लो चंद्रमा बैठा हुआ है, शनि ऊपर से क्रॉस कर रहा है तो 7.5 हो गई और उसके कारण से कोई प्रॉब्लम है, या शनि बैठा हुआ है वहां पे 7th हाउस में तो उसकी वजह से डिले है, तो फिर शनि के उपाय कराने पड़ेंगे। शनि के तो उपाय जो आपको, जैसे शनि के मंत्र का जाप हो सकता है, और इसमें सबसे अच्छा एक और उपाय है, वो है बालकांड का पाठ। बालकांड रामायण में जो बालकांड है उसके अंदर शादी, शिव जी की भी शादी होती है और रामचंद्र जी की भी शादी होती है, तो वहां पर तो ये जो पाठ है बड़ा गुणकारी पाठ है शादी के लिए खासतौर से। और उसमें नहीं तो आप पूरा ना भी करें तो विवाह प्रकरण जो है, क्योंकि वो बालकांड काफी बड़ा पाठ, पूरा जो है बालकांड काफी बड़ा है, तो उसमें जो श्री रामचंद्र जी का विवाह हो रहा है उसमें उसमें शिव जी का भी विवाह हुआ है, उस प्रकरण का अगर आप पाठ करें तो विवाह बहुत जल्दी होता है। शिव विवाह जो है ना सबसे अच्छा प्रकरण माना जाता है। रामचंद्र जी के विवाह से ज्यादा बढ़िया शिव विवाह माना गया है, क्योंकि पार्वती जी जो है हमेशा सदैव शिव जी के साथ हैं। सीता जी तो चली गई, वो तो जंगल में गई, फिर इधर गई उधर गई, तो लोग उनका नहीं कराते। शादी के लिए शिव विवाह ही सबसे बढ़िया माना जाता है। तो ये हो गया उपाय का। इसमें अच्छा, हाँ एक और शादी के लिए इसके भी कमलेश जी आप अपने उसको ठीक करिए, नहीं तो हमें बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। आपके फोन इसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, बार बार आपका कटुर कुटुर आती है। मैं ये कह रहा था कि आपका अगर किसी भी पत्री में शुक्र अगर योग कारक बन रहा है, जैसे कि वृष लगन है, तुला लगन है, और भी मिथुन लगन है, कन्या लगन है, मकर लगन है, कुंभ लगन है, तो ये जो 6 लग्न है इनमें तो खास तौर से आप बिना आंख बंद करके आप सफायर पहना, व्हाइट ओपल पहना दीजिए। ओपल, फायर ओपल जो होता है जिसमें लाल पीला नीला वो चमकता है, ओपल जो है ना, इट हैज बीन फाउंड टू बी द बेस्ट स्टोन फॉर मैरिज एज वेल एज फॉर गेटिंग चिल्ड्रन, और फाइनेंस के लिए भी अच्छा है, बहुत अच्छा होता है। तो दूसरा अगर ये नहीं हो रहा हो तो जैसे गुरु के वो है, क्या कहते हैं, लग्न है, तो उनके लिए आप व्हाइट सफायर बना सकते हैं शादी के लिए। और एक जो शनि के लग्न है उनके लिए फिरोजा या जामुनिया, ये एमेथिस्ट या फिरोजा, ये जो है ये दोनों स्टोन भी बहुत अच्छे इसमें फलदायी है। दूसरा एक और है जो रुद्राक्ष के अंदर
सर एक मिनट, ये जो आपने बताया शनि का लग्न यानी मकर और कुंभ लग्न हो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो उसमें एमिथिस्ट और फिरोजा पहना सकते हैं। हाँ हाँ, जहां पर भी ये शनि योग कारक बन रहा हो वहां पर, हाँ वहां पर ये एमिथिस्ट और या फिरोजा पहना सकते ठीक। हैं। और दूसरा जो गौरी शंकर रुद्राक्ष है वो किसी भी लग्न के लिए बनाया जा सकता है, शादी के लिए, किसी भी लग्न के लिए, लेकिन ये नॉर्मली हम मेल्स को पहनाते हैं, फीमेल्स को रुद्राक्ष नहीं पहनाते। सर अगर शनि का लग्न है मकर या कुंभ तो सफायर नहीं पहनाएंगे, ब्लू? ब्लू सफायर शादी के लिए नहीं है ना, लेकिन उसके लिए ओपल पहनाइए। अगर आपको शादी का रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए ओपल पहनाइए। ओके, थैंक यू, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन है, रुद्राक्ष सिर्फ मेल के लिए ही क्यों एडवाइजेबल होता है सर? मेल्स के लिए ज्यादा, देखिए एक तो लड़कियां वैसे ही नहीं पहनती, उन्हें और फिर थोड़ा सा ये लगता है ना कि जी वो संत बन जाएगी तो लड़की, तो फिर क्या घर घर चलाएगी, घर चलाना है कि उसने अपना जोगन बनना है, तो इसीलिए जो है कम सजेस्ट करते हैं। फिर थोड़ा सा प्योरिटी लेवल से भी लड़कियों के लिए थोड़ी परेशानी रहती है ना, तो उसके लिए 4 दिन जो है नुकसान रहता है, तो उसको कौन ख्याल करेगा। वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं है कि उनके लिए कोई ध्यान करने की बात, ऐसा मस्त नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा अवॉइड किया जाता है। और अवॉइड में ये है कि आप लेडीज जो थोड़ी एजेड लेडीज हैं उनको तो पहनाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप पहनाइए। अगर घर में अगर झगड़ा है तो गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनाइए, लेकिन यंग लेडीज के लिए अवॉइड किया जाता है। मंगल के लगन के लिए भी बता देते थोड़ा, उनको क्या पहनना होगा? मंगल के लिए, मंगल के लगन के लिए तो नॉर्मली वो गुरु के ही हो जाते हैं ना, चल जाएगा, गुरु के पुखराज वगैरह चलता है, नॉर्मल पुखराज चलेगा। अच्छा, अब हम दूसरा थोड़ा सा जो जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि कई बार जो कुछ थोड़े सवाल और आते हैं मैरिज से रिलेटेड। ये तो हो गया शादी हो गई, और ये हो गया टूटने का हो गया, कब होगी वो हो गया। अब हमारे को लड़का कैसा मिलेगा, लड़की कैसी मिलेगी, क्या हमारे साथ वो काम करेगी नहीं करेगी, वो स्मार्ट होगी नहीं होगी, कैसी होगी, है ना। तो ये भी एक सवाल रहते हैं, नॉर्मल सवाल रहते हैं। तो नॉर्मल सवाल में उनको हम कैसे जवाब दें? तो देखिए, एक सबसे बड़ा सवाल जो रहता है ना आजकल, क्योंकि प्रोफेशनल हो गई है लड़कियां भी सारी, तो सब ये जानना चाहती हैं कि, या लड़के भी जानना चाहते हैं कि हमारी जो वाइफ है वो काम करेगी हमारे साथ कि नहीं करेगी, या लड़की जानना चाहती है कि मैं हस्बैंड के साथ काम करूंगी या अपना अलग काम करूंगी। तो नॉर्मली इसको देखने के लिए तरीका क्या है? देखिए, मैं आपको प्रिंसिपल समझा देता हूँ, फिर बाकी तो आप फिर अपने आप समझ लेंगे, है ना। तो 4th हाउस जो है ना, दैट इज द हाउस ऑफ प्रोफेशन फॉर वाइफ, फॉर स्पाउस। और जो 7th हाउस हो गया वो खुद हो गए, और 10th हाउस जो हो गया प्रोफेशन फॉर सेल्फ हो गया। तो अगर चौथे और 10वें घर में कोई रिलेशनशिप रहती है, कोई आपका एक्सचेंज रहता है, कोई अगर कोई और इस तरह से कोई दोनों इकट्ठे बैठे हुए कहीं पर, तो वो उस तरह से उनका काम इकट्ठा होने का चांसेस बनते हैं। मतलब 4th लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड आर सिटिंग टुगेदर समवेयर, और दे आर इन एक्सचेंज, और 4th लॉर्ड जो है वो 7th हाउस में आके बैठ गया, या 4th लॉर्ड लगन में जाके बैठ गया, 4th लॉर्ड लगन में बैठ जाए, 10th लॉर्ड जो है 7th हाउस में आके बैठ जाए। तो ये जो कॉम्बिनेशंस हैं ये इंडिकेट करते हैं कि हस्बैंड वाइफ का काम साथ होगा, और ये काफी अच्छा काम करता है। ये मतलब ये फार्मूला जो है ना बहुत अच्छा, अच्छे से, मतलब आपको 100% तो देखिए कोई फार्मूला काम नहीं करेगा, लेकिन आप 80% तक इसके ऊपर रिलाई करके प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और दूसरी बात ये पूछते हैं नॉर्मली कि हमारा हस्बैंड जो है ना बिजनेस करेगा या नौकरी करेगा। तो पहली बात तो मैं इसमें बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने हस्बैंड का निकालना है, उसी तरह से हम पहले निकालना चाहेंगे कि आप अपनी पत्री में कैसे निकालेंगे कि आप नौकरी करेंगे या बिजनेस करेंगे।
पहले आप अगर अपनी पत्री में निकाल सकते हैं तो हस्बैंड की पत्री यानी कि रिवर्स कर दीजिए, उल्टा घुमा दीजिए और उससे भी निकाल लीजिए। तो अपनी पत्री में निकालने के लिए सबसे बड़ा जो रूल है कि हम बिजनेस करेंगे या हम जॉब करेंगे, उसके लिए यह है कि आपका शनि ज्यादा स्ट्रांग है या गुरु स्ट्रांग है, पहली बात। और किसका कनेक्शन 10th हाउस से है। एक तो यह कि 10th हाउस में शनि बैठा हुआ है तो वो जॉब करेंगे। 10th हाउस में गुरु बैठा हुआ है, बिजनेस ही बिजनेस करेंगे, अगर शनि का और कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा हो। अब अगर दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहा हो या दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा हो, एक ये भी हो सकता है कि अगर दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहा हो तो उस केस में वो प्रोफेशनल काम होता है कि हम, या दूसरा ऐसा होता है कि पहले आपने जॉब किया फिर आप बिजनेस में आ गए। तो दूसरी बात यह है कि उसमें भी आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ज्यादा पावरफुल है। अगर शनि ज्यादा पावरफुल है तो आप ज्यादा बिजनेस, आप ज्यादा जॉब ओरिएंटेड रहेंगे, या आप सर्विस इंडस्ट्री में होंगे, प्रोफेशनल होंगे, जैसे वकील हो गए या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, तो इस तरह से, या ज्योतिषी हो गए। तो ज्योतिषी भी तो प्रोफेशनल है, तो क्योंकि दुकानदारी तो नहीं है। तो इसमें भी शनि और गुरु दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है शनि ज्योतिषी बनने के लिए। और उसमें शनि गुरु का प्रभाव दोनों का अगर 10th हाउस में होगा तो व्यक्ति ज्योतिषी बनेगा और अच्छे से कमाएगा। लेकिन अगर 10th हाउस में गुरु का प्रभाव नहीं आया, खाली शनि का प्रभाव आ गया, तो आप काम तो करते रह जाओगे, कमाई और खा जाएंगे या दूसरे नहीं करते। मतलब आपकी कमाई जो है इट विल नॉट बी इन रिलेशन टू दी वर्क। आप हो सकता है आप प्रैक्टिस करते रहें लेकिन आप इंटरेस्ट बना रहे आपका, लेकिन आप कमाई ना हो। तो इसलिए जिस तरह से आप अपनी पत्री देखते हैं कि हम ये करेंगे, उसी तरह से आप उसे रिवर्स कर दीजिए। तो वहां पे 10th हाउस की बजाय 4th हाउस का कनेक्शन देखिए आप, शनि और गुरु का। शनि गुरु का रिलेशन अगर 4th हाउस से बनेगा तो वो वहां पर जो हस्बैंड है या वाइफ है वो बिजनेस में हो, और 4th का 10th से रिलेशन में हो गया आपस में, तो वो साथ में काम करेंगे। ये काफी अच्छे से हम देख सकते हैं। लेट अस गो अहेड विद सम मोर थिंग्स। एजुकेशन में भी इसी प्रकार से कि आप ये देखना चाहेंगे कि आपका हस्बैंड या वाइफ पढ़ी लिखी होगी या कम पढ़ी लिखी होगी या मीडियोकर हो, तो आप अपनी पत्री में कैसे देखते हैं? उसके लिए 4th हाउस को आप ध्यान देते हैं, क्योंकि एजुकेशन की जो डिग्री है ना, क्योंकि हम यहाँ पे इंटेलिजेंस IQ लेवल को तो नहीं देख रहे, हम इंटेलिजेंस को उसको देख रहे हैं कि डिग्री कौन सी है। तो डिग्री जो है वो 4th हाउस से होती है और जो IQ लेवल है वो 5th हाउस से होता है। तो डिग्री के लिए आपका इम्पोर्टेंट है कि जो शनि है वो आपके 4थे घर में है, तो आपको हाई डिग्री दिलाएगा, अच्छी डिग्री दिलाएगा। आपको अगर राहु बैठा होगा तो डिग्री दिलाएगा, लेकिन हो सकता है आपको ब्रेक करा दे, लास्ट में जाके कुछ ब्रेक करा दे। तो ऐसे ही आपको अगर लेकिन हाँ, चंद्रमा कोई अच्छी डिग्री नहीं दिलाता, मंगल आपको कोई अच्छी डिग्री नहीं दिलाता, गुरु जो है अच्छी पढ़ाई कराता है, अच्छी पढ़ाई कराता है, लेकिन PhD वगैरह कराना, बिल्कुल हाईएस्ट एजुकेशन जो है ना उसको देने में केवल शनि ही सक्षम है, और उस दूसरे नंबर पे राहु कह सकते हैं, और तीसरे नंबर अगर शनि 4th में नहीं होगा तो PhD टाइप की डिग्री नहीं होगी। मतलब 4th से कनेक्शन हो उसका, 4th को देख रहा हो, 4th में ना हो तो 4th को देखे तो सही। सर 4th का लॉर्ड अगर 5th में हो तो है, अगर 5th में हो तो 5th में हो तो IQ लेवल अच्छा देता है। सर 4th लॉर्ड हो, 4th लॉर्ड हो तो दे सकता है, दे सकता है। हाँ, 4th लॉर्ड हो तो दे सकता है। देखिए इसमें भी वही बात है कि कोई एक पर्टिकुलर केस में ऐसा हो सकता है कि ना हो ऐसा, लेकिन 90% केसेस में ऐसा ही देखने में मिलता है। सर फिर तो कुछ लगन फिक्स हो गए जहां पर शनि 4th लॉर्ड है। हाँ डेफिनेटली, तो जैसे
आप तुला लगन है तो तुला लगन में मकर वृश्चिक और तुला सर, वृश्चिक और तुला दोनों में। वृश्चिक में तो वृश्चिक वाले तुला वाले काफी पढ़ते हैं, एजुकेशन में काफी हाई रहते हैं। अच्छा। हाँ, और शनि बहुतों में औरों में भी रहता है, ऐसी बात नहीं है। शनि का किसी की तरह से एस्पेक्ट आ जाए, और वहां पे बैठने का सबसे ज्यादा प्रभाव, अगर जहां पे बैठा होगा ना शनि, तो वो तो जबरदस्ती करवा देगा कैसे भी करके। मतलब बहुत ही पढ़ाई में सबसे ज्यादा शनि वहां चौथे घर में बैठा हो और उसकी पढ़ाई कम हो, मेरे को ऐसा मतलब केस ढूंढना पड़ेगा इस तरह का। तो अगर जब हमने चौथे घर का एजुकेशन का है, तो इसी तरह से स्पाउस के लिए जो है एजुकेशन का घर दशम हो गया, और दशम भाव से हम ये देखेंगे कि स्पाउस जो है कितना पढ़ा लिखा होगा। सीधा, कोई ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा सवाल नहीं है। टेढ़ा सर अगर सैटर्न 10th हाउस में हो तो हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए ही तो अच्छा हो गया एजुकेशन वाइज। हाँ हाँ, लेकिन हस्बैंड के लिए ज्यादा हो जाएगा ना, मतलब अच्छा। 10th हाउस में स्पाउस के लिए ज्यादा हो जाएगा। ओके। अगर शनि दशम में बैठा है तो स्पाउस की एजुकेशन बेटर होगी। सर हाई एजुकेशन में हम पीएचडी को लेते हैं या फिर सीए इंजीनियरिंग की डिग्री भी मतलब आएगी? पोस्ट ग्रेजुएशन तो होगी ना, हाई एजुकेशन मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन तो हो। पीएचडी तो चलो एक बार को नहीं भी आप रखो, लेकिन वो आगे भी पढ़ता रहेगा। पढ़ने की एक प्रवृत्ति होती है कि एक डिग्री ले ली, फिर दूसरी डिग्री और ले लेते हैं, चलो तीसरी और ले लेते हैं, लाइक दैट। एक प्रवृत्ति भी तो होती है। और नहीं तो अपने लगे ही रहेंगे कुछ ना कुछ करने में, रिसर्च करने। तो बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति होती है। सही कह रहे हैं आप, बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति होती है दिन रात पढ़ने वाली। तो इस प्रकार से हम ये एजुकेशन का देखते हैं। इसमें कोई एक स्कीम में अगर 5th में वक्री शनि है तो वो भी हम उसको 4th का ले सकते हैं एजुकेशन के लिए। कहाँ पे वक्री? हाँ, 5th में वक्री शनि है। हाँ। नहीं 5th में वक्री है तो 5th में वो 5th में माना जाएगा, 4th में नहीं माना जाएगा। थैंक यू सर। अगर 4th में शनि के साथ कोई और ग्रह हो तो वो उसके हिसाब से आपको फल जो है ना उसके प्लस माइनस करने पड़ेंगे। जैसे अगर मंगल भी बैठ गया तो कहीं ना कहीं वो ब्रेक भी दिला देगा। शनि के साथ मंगल बैठ गया तो उसने तो मंगल ने तो एजुकेशन खराब कर दी। राहु बैठ गया, जैसे राहु राहु बैठ गया मान लो शनि के साथ, तो वो ये करेगा कि लास्ट में जाके जो है ना आपकी पूरी नहीं होने देगा एजुकेशन, वो छुड़वा देगा लास्ट में, फिर उसे चाहे 5 साल बाद दोबारा रीस्टार्ट करवाए। सर 5th में तो वक्री मेरा ही है। मैंने तो 2 पोस्ट ग्रेड किए, पीएचडी भी की, सभी कर डाला, कुछ बचा नहीं डिग्री में। तो 4th हाउस में क्या है? कुछ नहीं है, केतु है। क्या लगन है? कुंभ लग्न। हाँ, जुपिटर लग्न में। एक कुंभ लगन वाले ना, एक और बात बता दें, एक कुंभ लगन की प्रवृत्ति ऐसी है, कुंभ लगन जो है ना हमेशा पढ़ता रहता है। वो 12 लग्नों में से सिर्फ एक ही लगन है कुंभ लगन, जो कि जिसको पढ़ने से मतलब किताब अगर दूर हो गई, खाना दूर हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किताब दूर हो गई तो तिलमिला जाएगी। सर इसका लॉजिक क्या है सर? इसका लॉजिक क्या है सर? कुंभ लगने का लॉजिक क्या है सर? लॉजिक कुछ चीजें लॉजिक से कहाँ चल रही है। लॉजिक ज्यादा ढूंढते रहो, कहानियां बनाते रहो। सर घड़ा है ना, घड़ा तो भरा ही रहेगा ना, उसमें कुछ वो ऐसा तो नहीं, तो घड़ा तो पाप से भी तो बड़ा हो सकता है, भर सकता है। आप उसे एजुकेशन से ही भर रहे हो। कुंभ लग्न वालों की बात करें ना, मेरे कुंभ की बात कर रहा हूँ मैं भी, डालते रहते हैं उसमें। तो वो भी तो मैं मतलब वो कोई लॉजिक तो देखो बनाने वाली बात है, जो है वो फैक्ट को आप समझ लो और ध्यान कर लो। फैक्ट ये 4th उसमें शनि के साथ और 3 ग्रह बैठ जाएं, उच्च के जैसे बैठ जाते हैं, 10th राशि आ गई 4th हाउस में, वहां पे उच्च का मंगल भी है, शनि अपने घर में है, शुक्र भी है, सूर्य भी है। हाँ, तो ज्यादा ग्रह होंगे ना तो व्यवधान ला देते हैं, थोड़े डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर देते हैं। तो ब्रेक हम उसमें भी लेंगे ना सबके। हाँ, ब्रेक आ सकता है उसमें। अब जैसे सर मेरा एक डाउट। हाँ बोलिए नीरू। हाँ जी,
सर मैं ये पूछी थी, 4th हाउस का बोल रहे हो, सैटर्न अगर बैठा है 4th हाउस में, बट अगर कुंडली में सैटर्न इज कंबस्ट तो इफेक्ट नहीं देगा, मतलब पीएचडी एंड हाई लेवल ऑफ एजुकेशन? एजुकेशन अगर कंबस्ट हो गया तो प्लैनेट बेकार हो, और डीप कंबस्ट हो गया तो बहुत ही बेकार हो गया। तो फिर कोई इफेक्ट, अच्छे इफेक्ट नहीं आएंगे उसके? फिर उतने स्ट्रॉन्ग नहीं आ पाते, जैसे आने चाहिए वैसे नहीं आते। So we can look at it other way also, नेगेटिव इफेक्ट भी उतने बुरे नहीं आएंगे, मतलब अगर कंबस्ट हो गया तो? बिल्कुल, नेगेटिव भी कम हो जाए। ओके, तो हम आगे चलते हैं फिर इसके, ये एजुकेशन का हो गया। अच्छा, दूसरा एक और जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी इंटरेस्टिंग भी हो सकती है कि सासू जी से हमारी वाइफ के संबंध कैसे रहेंगे या जो है कि हमारे चाहे लड़की है वो भी पूछ सकती है कि जी हमारे हस्बैंड के हमारे मदर फादर से कैसे संबंध रहेंगे। तो ये भी बड़ा सिंपल है वैसे सवाल तो बनाने का, क्योंकि अगर आप अपने रिलेशंस देखना चाहते हैं तो कैसे देखते हैं, पहले आप उस बात को कन्वर्ट कर लेते ना कि हम अपने रिलेशंस अपने पेरेंट्स के साथ कैसे देखते हैं। तो लग्नेश का चतुर्थेश के साथ क्या संबंध है, तो वो इंडिकेट करता है कि हमारे मदर के साथ कैसे संबंध होंगे। तो यहाँ पर जो है स्पाउस की माँ जो है वो 10th हाउस हो गई, तो 10th हाउस का रिलेशन हमारे स्पाउस के साथ देखना चाहते हो तो 7th हाउस देख लो, और अगर 10th हाउस अपने साथ देखना चाहते हो तो लगन को देख लो। तो लगन का 10th हाउस का रिलेशन कैसा है, तो मतलब कि हमारा फिर स्पाउस की मदर के साथ रिलेशन कैसा रहेगा। और ये फॉर्मूला काफी हिट कर जाता है, काफी काम कर जाता है, मतलब और हमारे पास तरीके भी नहीं है ज्यादा ढूंढ देखने के। सर अगर लग्न का 10th हाउस से कोई कनेक्शन ही ना हो तो ठीक है, फिर तो सादा रिलेशन है, नॉर्मल। सर लेकिन कुछ कुंडलियों में तो बहुत वर्स्ट सिचुएशन मैंने देखी है कि लग्न और 10th हाउस का कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी सास और बहू की बिल्कुल भी नहीं बनती, वो मूवी देखना पसंद नहीं करते। सास और बहू की तो अपने ये मेल की चार्ट मैंने फीमेल कुंडली को देखा, तो फीमेल कुंडली की शिकायत थी कि मेरी सास बहुत डोमिनेटिंग है और बहुत शिकायत थी सास से उसको। और मैंने उसकी कुंडली देखी और लग्न और 10th हाउस का कोई संबंध ही नहीं था उस कुंडली में। अच्छा, नहीं हो सकता है ये देखो, ये जो फॉर्मूले है ना ये बहुत ज्यादा ऐसा, मैं ये भी कह सकता है कि 100% काम करेंगे। ये कर गए तो बहुत अच्छा है, नहीं कर गए तो कुछ और देखोगे, फिर यही है, कह सकते हैं। और सर मतलब लग्न और 10th हाउस का संबंध आप किस तरीके से बोल रहे हैं कि दोनों का एसोसिएशन हो, दृष्टि हो, ये संबंध होना चाहिए? मतलब आपस में मित्रता रहे, तो वो अच्छा हो ना हो, या फिर उसमें कोई साथ और सर अगर 10th हाउस लॉर्ड जैसे मंगल हो गया 10th हाउस लॉर्ड, तो उसकी लगन पे दृष्टि हो गई, तो ये संबंध कैसा माना जाएगा? अगर 10th हाउस लॉर्ड मंगल हो गया और उसके लग्न पे दृष्टि हो गई ना, हाँ तो ये संबंध कैसा माना जाएगा? तो अच्छा ही माना जाएगा, अच्छा ही माना जाएगा। तो ये इस प्रकार से हम ये वाले रिलेशंस देख सकते हैं, मतलब हमें जो कुल मिला के देखना है वो इसी तरह से ही देखना है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज में, बाकी तो इसी तरह से आप बाकी रिलेशंस निकाल सकते हैं कि एक और जो सवाल आता है ना बार बार कि हमारा पति जो है ना वो बाहर तो नहीं जाता, चाहे खुद चले जाए लेकिन अपने पति नहीं जाना चाहिए। तो वो भी एक जानकारी जानने की, अभी हमारे पास हॉरोस्कोप आई कई कंसल्टेंसी के लिए, जैसे कि वो ये जानना चाहते हैं कि हमारा पति कहीं दूसरी जगह कहीं उसके रिलेशन हो तो पता चले कि वो बाद में कहीं शादी कर लेगा। तो इसीलिए वो शी वांट्स टू बी श्योर कि मैं इसे डाइवोर्स दूं कि नहीं दूं, मैं इसको अपने साथ रखूं या इसको डाइवोर्स दे दूं, और मैं वो अगर वो कहीं वो पहले मेरे ऊपर वार करे, मैं उससे पहले उसके ऊपर वार करूं। तो इस काम के लिए तो उसमें बेसिकली क्या है कि ये देखना चाहिए कि लड़के की हॉरोस्कोप है, कुछ हम डायरेक्ट लड़के की हॉरोस्कोप भी देख सकते हैं। तो डायरेक्ट लड़के की हॉरोस्कोप में कि भाई उसमें शनि शुक्र का रिलेशन कैसा है, इसमें जो मेन जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन देता है वो शनि शुक्र का रिलेशन या चंद्र मंगल का रिलेशन, ये काफी देता है। और चंद्रमा का रिलेशन विद शनि वो बहुत ज्यादा ऐसे रिलेशनशिप नहीं देता है। शुक्र का मंगल से अगर होता है एसोसिएशन तो वो भी थोड़ा बहुत
रिलेशनशिप दे सकता है। तो मतलब शुक्र जो है मंगल से पीड़ित हो या राहु से पीड़ित हो या शनि से पीड़ित हो, शनि से सबसे ज्यादा, तो वहां पर वो रिलेशनशिप देता है। चंद्रमा जो है वो मंगल से पीड़ित हो तो देता है, क्योंकि शनि से पीड़ित होता है तो टेंशन दे देता है, राहु से पीड़ित होता है तो भी टेंस हो जाता है, यानी कि डिप्रेशन दे देता है। लेकिन चंद्रमा का मंगल से पीड़ित होता है तो वो पैसा तो देता है, ये धन योग भी है, चंद्र मंगल योग जो है धन योग भी है, लेकिन धन के साथ साथ वो एक्स्ट्रा रिलेशंस भी देता है। तो और अगर इसमें एक्सचेंज हो जाए, बाय द वे शनि शुक्र का एक्सचेंज हो जाए या चंद्र मंगल का एक्सचेंज हो जाए, तो ये काफी ज्यादा रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप पाई जाती है, लड़का हो या लड़की, दोनों में, ये दोनों में काम से करता है। यहाँ पे राजयोग कारक हो जाएगा, लेकिन ये मैरिज के हिसाब से ठीक नहीं है अगर एक्सचेंज हो जाए, मैरिटल रिलेशनशिप खराब करेगा। अच्छा। और एक और बात बता दें कि अगर राहु से वीनस खराब डिस्टर्ब होता है, तो राहु वीनस जो है ना वो बड़ा सीक्रेटिव, राहु जो है सीक्रेटिव प्लैनेट है, तो मतलब वो बाहर उजागर नहीं होने देगा कि मेरे रिलेशंस हैं। और शनि अगर पीड़ित करता है तो वो जो है उसके रिलेशनशिप सारे गली गली में सुनने को मिल जाता है। सर एक बात मैं पूछूं आपसे? हाँ जी। ये है कि अगर 7th हाउस में सूर्य शुक्र और बुध हो तो क्या होगा? सूर्य शुक्र बुध लव मैरिज करा दे। नहीं, लेकिन डिवोर्स या एक से ज्यादा पत्नियां भी होती हैं। अगर लड़के की है और उसके साथ में घर में 3 ग्रह बैठे हैं, तो क्या एक से ज्यादा शादियां होंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, लव मैरिज होगी, बस लव मैरिज होगी, तो डिवोर्स नहीं होगा, मतलब रिलेशन खराब नहीं होगी। ये कोई डाइवोर्स का योग। अच्छा, ठीक। दूसरा कारण जो है डाइवोर्स सर ये भी हेलो हाँ जी सर एक बात, 12वें में मंगल होगा तो डिवोर्स कराएगा ना? 12वें का मंगल तो बिल्कुल शादी खराब नहीं करता, मतलब खराब करता है, डिवोर्स दिलवा देता है वो? नहीं करता। नहीं करता, अभी बताया ना। हाँ, लेकिन सर नीच का हो, अगर कहीं कैसा भी हो, नीच का हो, उच्च का कैसा भी हो, 12वें का मंगल, 4थे का मंगल कुछ नहीं करता, लगन का मंगल कुछ नहीं करता। सर थोड़ा सा वो भी बता देना जिनकी शादी होती ही नहीं है, जिनकी शादी होती नहीं है, जिनकी शादी नहीं होती वो सिर्फ जैसे 40 वही सेम फॉर्मूले हैं जो कि शादी लेट मैरिज के जो फॉर्मूले है ना, वही नई शादी के फॉर्मूले। नॉर्मली शुक्र जो है इसमें सबसे ज्यादा वैसे कारक रहता है कि अगर शुक्र जो है सप्तमेश, सप्तम में बैठा हो, सप्तमेश हो या सप्तम वो कहीं उच्च का हो जाए तो शादी न, उच्च का होने से तो वैसे दोष तो नहीं लगता, लेकिन शुक्र के कारण एक तो न शादी के योग बनते हैं, और बाकी कोई स्पेसिफिक योग की शादी इसकी नहीं होगी ऐसा अभी स्टडी नहीं है, ऐसी कोई खास स्टडी। और सर एक क्वेश्चन हो रहा है, कई बार ये मतलब महिलाओं की पत्रिका में उनको हस्बैंड से शिकायत रहती है कि मारता है, पीटता है, ड्रिंक करता है, तो उसके लिए कौन सा योग रिस्पॉन्सिबल रहेगा? मारता, पीटता, ड्रिंक करता जो है ना, सेकंड हाउस डिस्टर्ब होता है हस्बैंड का। हस्बैंड की पत्री में अगर राहु बैठा हो, मंगल बैठा हो, शनि बैठा हो वहां पर सेकंड हाउस में, तो वो जो है क्रूअल हो जाता है नेचर, या फिर क्रूएलिटी जो है वो उसके मंगल लगन में आ जाए, राहु लगन में आ जाए, तो उससे भी होती है क्रूएलिटी सेकंड हाउस में या फर्स्ट हाउस में, उसी से बनती है। पर सेकंड हाउस में ये प्लैनेट्स आ जाते हैं तो पीने पर वाला बन जाता है, क्योंकि पहले आदत भी तो होनी चाहिए ना, खराब आदत, तो पीने की आदत जो है वो राहु सेकंड हाउस में बैठा हो, मंगल बैठा हो, शनि बैठा हो सेकंड हाउस में, तो उससे बनती है। और जो है ये लगन में आ जाते हैं यही ग्रह, तो ये क्रूअल बना देते हैं। सर ये एकादश भाव में भी क्रूअल बना सकते हैं क्या? क्योंकि मैंने सैटर्न और मंगल की एकादश भाव में जो कॉम्बिनेशन है वो कई कुंडली में मेल को काफी क्रूअल देखा है। वो तीसरी दृष्टि से लगन को तो देखते ही है ना। हाँ जी। नहीं तो 11वें घर में बैठा है तो। हाँ जी। लेकिन वो डायरेक्ट उतना नहीं होता, फिर भी जितना कि लगन में बैठा हो, और मंगल लगन में बैठा हो तो क्रूअल हो ही जाता है ना। राहु बैठा हो तो वो तो क्या है, राहु अगर बैठा हो
तो बिल्कुल छुपा, मतलब बताता नहीं है भाई, वो कुछ बताता नहीं है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो उसकी दुनिया वही जाने, ना पैसे का हिसाब देगा ना वो किसी टाइम का हिसाब देगा, दोनों का हिसाब नहीं देगा। सर अभी हमने बोला कि लगन में अगर मंगल बैठा हो तो वो कुंडली सेफ रहती है, मंगल नुकसान नहीं करता, लेकिन क्रुएलिटी देगा। क्रुएलिटी तो देता है, मतलब वो मैरिज चलती रहेगी और वो मैरिज इस तरीके से बस सस्टेन रहेगी, वो मतलब क्रुएलिटी का मतलब खाली ये नहीं है ना, अगर वो किसी और प्लेनेट से दृष्ट हो जाता है, मान लीजिए गुरु से दृष्ट हो जाता है, कहीं से कोई और सेफ्टी फैक्टर आ जाता है, या कोई लगन ही उसका थोड़ा सेफ हो जाता है, तो वो नहीं भी देगा, मतलब क्रुएलिटी कोई उस हद तक नहीं भी जाएगी, जब तक वो शनि राहु का उसको संबंध नहीं मिलेगा तब तक क्रुएलिटी बहुत ज्यादा नहीं भी जाएगी। लेकिन सेकंड हाउस का शनि राहु वगैरह जो है ना, ये तो खूब ड्रंकर्ड बना देते हैं, जिसको की आदत जो है ना छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर वहां पे, और अगर यहीं पे गुरु बैठा हो बाय द वे, और स्वग्रही गुरु बैठा हो या उच्च का गुरु बैठा हो, तो खाने पीने में वो एकदम वो हो जाएगा सात्विक, मतलब घर में सारे लोग मांसाहारी हो मान लो, चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, लेकिन वो अकेला जो हो सकता है कि अगर उच्च का गुरु बैठा हो सेकंड हाउस में या स्वग्रही गुरु बैठा हो, तो वो अकेला भी अगर आदमी है तो वो वेजिटेरियन ही खाएगा। सर जैसे कर्क का लग्न हो और गुरु बैठा हो, मतलब उच्च का गुरु हो गया, तो सर उच्च के गुरु में जैसे जिन लोगों में ड्रिंक की प्रॉब्लम होती है, तो उनकी कोई ना कोई प्लैनेट कहीं ना कहीं किसी न किसी भाव में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, शनि और राहु। उच्च का गुरु अगर लगन में बैठा है तो वो इतना ड्रंकर्ड तो नहीं हो सकता। नहीं सर, मेरे तो एक परिचिति है जो अच्छे, मतलब रोज रात को ड्रिंक के बिना खाना ही नहीं खाते। तो सेकंड हाउस क्या है, सेकंड हाउस में क्या पड़ा हुआ है? सेकंड हाउस तो मेरे ख्याल से उनका ठीक है, लेकिन जो 7th 8th हाउस है वहां पे ये पोजीशन है, सैटर्न राहु और मंगल की पोजीशन 7th 8th हाउस। शनि राहु मंगल 8वें में बैठ के साथ दूसरे को देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ तो वो वही बात हो गई ना। हाँ, मतलब सेकंड हाउस दृष्ट हो गया अगर, तो भी प्रॉब्लम देगा। हाँ। और सर ये फीमेल की कुंडली में, ये तो हम मेल का देख रहे हैं, जैसे फीमेल की कुंडली में अगर इस तरह के कॉम्बिनेशन आते हैं, तो क्या आज की डेट में तो लड़कियां भी ड्रिंक करने लग गई हैं और सब कुछ, तो क्या ये सारे एप्लीकेबल होंगे? ये सारे बिल्कुल बिल्कुल सेम ही है एप्लीकेबल, इसमें कोई फर्क नहीं है, इन रूल्स में कोई फर्क नहीं सेक्स का। सर हाँ जी, ड्रिंक तो एक फूड का पार्ट है, तो ड्रिंक करके उपद्रव करना गलत है या ड्रिंक करना गलत है? कुंडली देखते देखिए भारतीय पद्धति में तो जो है ड्रिंक करना भी गलत है, क्योंकि इससे जो मानसिकता जो है वो खराब होती है, दिमाग जो है ना, बुद्धि जो है वो अपने कंट्रोल में नहीं रहती, और बुद्धि कंट्रोल में नहीं है तो कुछ भी कंट्रोल में नहीं, तो इसलिए अपने तो ड्रिंक करना ही गलत बताया गया। सबसे बड़ा जो मतलब मांस खाना इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना कि ड्रिंक करना गलत है, ऐसा बोला गया है, और ये कहीं हद तक फैक्ट भी है। सर एक शुक्र आपने बताया था कि मैरिज में डिले या मैरिज नहीं होने के चांसेस बनाता है, तो वो किस तरह से बनाता है, मतलब नीच का क्या कारण होते हैं उसके? नहीं, वो तो डिले फुल करा देता है, मतलब कि बिल्कुल एकदम जैसे 30-40 साल 35-40 साल की एज पे ले जाएगा शादी को, और नहीं तो नहीं भी कराए। अगर शुक्र बैठा हो ज्यादा, अगर बीच का शुक्र बैठ जाए 7th हाउस में, तो वो शादी नहीं होने देगा नॉर्मली, या डिले तो करा ही देगा। कहीं और नीच का हो तब भी डिले करवाएगा, क्योंकि शुक्र तो कारक ही है 7th हाउस का। हाँ नहीं, 7th हाउस में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देगा ना। अच्छा, कहीं और पे भी होगा तो दिक्कत दे सकता है, मैरिटल लाइफ में थोड़ी दिक्कत दे सकता है, लेकिन 7th हाउस में तो खास तौर से करेगा। सर एक डाउट था, अष्टक वर्ग में 20 रेखा या उससे कम भी अगर हो जाए 7th हाउस में, तब भी वो दाम्पत्य भाव ही देता है या शादी नहीं होने देता है, ऐसा भी देखने में आया। सर क्या बात सही है सर? पहली बात तो ये है कि अष्टक वर्ग जो काम करता है ना, वो मेनली ट्रांजिट पे काम करता है, तो इसका इम्पैक्ट जो है ना खाली बेसिक फंडामेंटल हॉरोस्कोप पे कम पड़ता है, उसका जो समयानुसार पड़ता है कि उस समय वहां पर कौन कौन से ग्रह क्रॉस कर रहे हैं। तो अष्टक वर्ग को डायरेक्टली उतना हम अप्लाई करके उससे रिजल्ट निकालेंगे तो नहीं भी आएंगे, क्योंकि वो गोचर पे ज्यादा काम करता है अष्टक वर्ग। वो
वो बिंदु जो बनाए गए हैं वो उसी बात के लिए बनाए गए हैं कि यहाँ पर ये शनि आएगा तो यहाँ पर ये शुभ होगा, या यहाँ पर ये होगा तो ये यहाँ पे अशुभ होगा, उसी प्रकार से बनाए गए। सर एक होरोस्कोप डिस्कस कर लें हम, अभी टाइम है तो आपके पास? मेरे टाइम की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम है सर? कल कैरियर, जब कल आप पढ़ाइएगा तो कैरियर को इसी तरह फोकल पॉइंट रखिएगा प्लीज। कैरियर को? हाँ, ये रिक्वेस्ट है। और मैडम जो कुंडली बता रही हैं आप देख लीजिए। हाँ, मैं वैसे कैरियर पे ही रखने वाला था कल जो है, क्योंकि मैं इसके बाद जो है मैं अपने 5 क्लासेस के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं आपको, जो मैं लेना चाहता हूँ। मैं अगले उसमें कैरियर को ही लूंगा, और उसके बाद मैं लेना चाहूँगा कि नॉर्मली देखिए बाकी प्रेडिक्शन तो हम सब करीब जैसी भी कर लेते हैं, लेकिन अभी भी हम गोचर को और गोचर में दशा को बहुत ज़्यादा देते रहते हैं इम्पोर्टेंस, और हम जो हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जिसको गोचर को, हम उसको नहीं दे पाते। उसको कहाँ पर कितनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए वो मैं बताना चाहता हूँ शनि के गोचर के द्वारा, क्योंकि शनि का गोचर जो है ना, ये बिल्कुल एक इस तरह से है, यूँ समझ लीजिए कि अगर आपको लाइफ ग्राफ निकालना है तो आपको शनि का गोचर पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं निकाल सकते। आप कितनी भी कोशिश करते रहिए कि मैं अपना सही प्रेडिक्शन दे सकूं, दशा के अनुसार, नहीं निकाल पाएंगे। तो मैं कम से कम 2 क्लासेस में शनि के गोचर के ऊपर और बाकी गोचर के ऊपर लेना चाहता हूँ। और 2 क्लासेस में, एक में मैं प्रोफेशन, अगले कल प्रोफेशन ले लेंगे, और फिर परसों में और जो बाकी जो है, जैसे हो सकता है हेल्थ है या फिर और एजुकेशन है या मिसलेनियस और टॉपिक्स हैं, उनको ले लूँगा। और फिर इसके बाद हम 2 लास्ट की क्लासेस शनि के लिए, तो 3 दिन में तो हम करेंगे। आज का टॉपिक हो गया मैरिज का, फिर दूसरा टॉपिक हो जाएगा हमारा प्रोफेशन का, तीसरा टॉपिक हमारा हेल्थ एजुकेशन वगैरह हो जाएगा, एंड देन वी विल मूव ऑन टू शनि। ये हमारे 5 क्लासेस का स्ट्रक्चर। सर अभी जो रिसर्च की क्लासेस चल रही हैं, अनिल जैन सर तो नहीं ले पा रहे हैं, तो आप ही कंटिन्यू करेंगे ना हमारे साथ में? हाँ, मैं ही ले रहा हूँ ना, 5 क्लासेस मैं ही लूंगा ना अब आपका। ठीक है ना सर? हाँ, मैं और उन्होंने आपको वैसे तो हेल्थ का करा ही दिया था, हेल्थ एंड एजुकेशन आपको 2 टॉपिक करा दिए थे। हाँ जी। और उपाय रेमेडीज भी करा दी थी। रेमेडीज में तो हम लोग नहीं गए सर। चलिए, रेमेडीज तो मैंने अब, जैसे मैं तो हर टॉपिक की अलग अलग रेमेडीज कराता जाऊंगा ना आपको। हाँ जी। उन्होंने वेल्थ कराई थी, हेल्थ कराई थी और एजुकेशन कराई थी। सर हम रेमेडीज तो हमने एक भी नहीं देखी किसी भी उसमें। कोई बात नहीं। और सर आप, उनका क्या पोजीशन है, हॉस्पिटल है, कैसे हैं, क्या बीमारी है उनको? क्या हुआ है? उनको कोरोना ही हो गया है, कोरोना हो गया, वो हॉस्पिटल में। सर एक कुंडली में आपको दो, अगर डिस्कस कर सके तो। हाँ, सर पहले मेरी ले लीजिए सर पहले। 30th अप्रैल 30th अप्रैल 30th अप्रैल 1995। कर लेंगे तो ये 12:48 PM। एक सेकंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खोल रहा हूं। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चन और था, पूछूं अभी? हाँ तो है ना 16 दिसंबर। मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चन 6:30 30th अप्रैल 1995। बोलिए। 30 अप्रैल 1995 12:48 PM 12:48 PM। 30 अप्रैल 95 12:48 PM 48 PM प्लेस मेरठ। अभी शादी हो गई नहीं हो गई इनकी? नहीं सर। तो फिर क्या पूछ रहे हो सर? मतलब किस टाइप का शादी का रिलेशन, क्योंकि मंगल और सैटर्न दोनों आमने सामने हैं, इसलिए पूछना चाहते हैं। तो ये हमारी
लेकिन ये है ना कि अब जैसे गुरु और शनि दोनों आ गए हैं यहाँ पर, फीमेल है मेल है? फीमेल। हाँ, तो ये बिल्कुल टाइम आ गया है शादी का। जैसे शनि और गुरु दोनों की दोनों 7th हाउस पे आ गए ना अब इस समय, हाँ जी सर। तो शादी का टाइम तो बिल्कुल एकदम तैयार है, जैसे कि अगले 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए सेटलमेंट। शादी का रिलेशन कैसा रहेगा बाद में? शादी का रिलेशनशिप, अब देखिए शनि तो कहाँ गया इसमें, यहाँ पर गया। अब वो चंद्रमा, अभी तो क्या है ना, रिलेशनशिप कैसा रहेगा वैसे तो इसमें देखिए मंगल नीच का बैठा हुआ है। मंगल नीच का जब कर्क राशि में बैठा होता है ना, कर्क लगन में, तो लड़की जो है गुस्सेबाजी तो होती है, तो ऐसे में बड़ा दिक्कत हो जाता है कि वो उसको संभालना। दूसरी बात ये जो है लड़की की नेचर ऐसी होती है कर्क लगन में कि वो बहुत सवाल जवाब बहुत करती है, इरिटेटिंग नेचर हो जाती है इस तरह से लड़के के लिए। तो अब वो लड़का किस लगन का मिलता है, किस ग्रह नक्षत्र का मिलता है, वो भी अगर कुछ सिमिलर ऐसी लगन मिल गई तो फिर ठीक है, नहीं तो कुछ अगर जैसे सिंह लगन मिल गया मान लो, तो वो तो, या मेष लगन मिल गया तो वो तो जवाब ही ना दे है ना। सर ये लव मैरिज है इसमें? अब लव मैरिज के लिए तो इसमें सूर्य का रिलेशनशिप 5th हाउस से इम्पोर्टेंट होता है। सूर्य बुध का रिलेशनशिप दोनों का हो जाए तो बिल्कुल कम पक्का हो जाता है। यहाँ पे तो गुरु महाराज बैठे हुए हैं, गुरु महाराज तो लव मैरिज कहाँ करने देंगे, और शुक्र भी उच्च का बैठा हुआ है 9th हाउस में, वो भी लव मैरिज की तरफ इंडिकेशन तो नहीं है सर। हाँ ओके ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, और कोई एक पत्री सर और? इसमें सर इसमें सूर्य और चंद्रमा साथ बैठा है इस कुंडली में। हाँ। ये अमावस्या का जन्म है क्या उसके आसपास का? वो तो होगा ही होगा, इसका ही होगा। हाँ बोलिए नेक्स्ट। सर अगर मान लीजिए यही कुंडली अगर ये मकर लग्न की होगी, अपोजिट कर दें हम, तो गोचर लग्न में हो गया अभी। हाँ वो तो भी शादी कराने में योग संभव है, लेकिन मंगल जो है फिर लेट शादी कराएगा। अच्छा, मंगल के कारण शादी लेट होगी, यहाँ पे शादी लेट होने का कोई योग नहीं है। सर सप्तम मंगल लड़की की कुंडली में तो अच्छा माना जाएगा? नहीं, अच्छा बुरा की बात अलग है, लेकिन लेट तो करा ही देगा ना। वो तो ब्रेक नहीं कराएगा ना, लेकिन वो तो करा ही देगा। अच्छा हाँ नेक्स्ट, और एक हॉरोस्कोप और बोल दीजिए सर। ये ले लेते हैं, ये एक कुंडली है 18/11/1989। 7 AM सुबह, खरियार रोड, उड़ीसा। खरियार उड़ीसा। कहाँ पर? खरियार KHARIAR, खरियार उड़ीसा। उड़ीसा जी। मेल है फीमेल? फीमेल है सर। हाँ जी सर, ये कुंडली है। 31 ईयर्स की एज हो गई इसमें। जी सर। है ना, तो इसमें नॉर्मली तो देखिए सूर्य बुध इधर बैठे हैं, शुक्र शनि बैठे हैं ये साथ में जी। थोड़ा ये शुक्र जो है ना सप्तमी शनि के साथ बैठा है, तो हल्का सा लेट मैरिज कराता है। सर इनकी तो मैरिज तो टाइम से हो गई थी, पर इनका डिवोर्स हो गया। हाँ, मैरिज तो बिल्कुल टाइम से हो गई 24 साल की उम्र में, लेकिन डिवोर्स हो गया 2018 में। तो लड़के की पत्री देखनी पड़ेगी इसमें तो खास तौर से, क्योंकि ये लड़की की पत्री तो इतनी खराब नहीं है, क्योंकि तो इस पत्री में अगर हम देखेंगे तो सप्तम में और इस पोर्शन में जो है ना, बस एक ये चंद्रमा बैठा हुआ है, गुरु बैठा हुआ है, चंद्र और गुरु ये दो खराब हैं बैठे हुए, है ना। जो हमने बताया था कि भी 5वें 6ठे 7वें 8वें में ये ग्रह नहीं होने चाहिए। तो चंद्र और गुरु है ना, आवाज खोलो, खोल देती है। नवम बैठना ये भी सर एक आप मेरी बता दीजिए सर। एक सर एक बताइए 16 दिसंबर सर, 1 मिनट इसे 1990। एक मिनट लीजिए मैडम को पूरा 1 मिनट अभी करता हूँ। सर 2018 में ब्रेकअप हुआ, मतलब ब्रेक हो गई शादी, डिवोर्स हो गया, और 2019 में अगेन रीमैरिज हो गई।
तो इसमें रीमैरिज का योग हम कैसे देखेंगे सर? क्योंकि इसमें मैरिटल लाइफ का खराब नहीं है इस पत्री में। हाँ हाँ। वो मेरे को लगता है कि जो लड़के की पत्री होगी ना वो डेफिनेटली बहुत खराब रही होगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसमें मैरिटल लाइफ खराब नहीं है इस पत्री में, और तो इसमें इसलिए दूसरी मैरिज बहुत अच्छे चलेगी इसमें, ऐसा लगता है। हाँ सर, वो अब तो मतलब बहुत अच्छा है, बेटा भी हो गया दूसरी मैरिज से उसको। हाँ हाँ हाँ। तो दूसरी मैरिज को हमें देखना होगा तो सर हम दोबारा सप्तमेश देखेंगे या हमें नवमेश से देखना है? नवमेश को देख सकते हैं। नवमेश देख सकते हैं। हाँ, लेकिन मैरिटल लाइफ जो है, ओवरऑल मैरिटल लाइफ विल बी इंडिकेटेड बाय 7th हाउस। सर जैसे अभी हम अनिल जैन सर की क्लास कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि शादी को ब्रेक करने के लिए मोस्टली अष्टम हाउस जिम्मेदार होता है। हाँ। तो जैसे अष्टम हाउस में यहाँ पर बृहस्पति बैठा हुआ है, तो बृहस्पति तो शुभ ग्रह है, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए अष्टम हाउस में बैठ के। नहीं, मैंने अभी भी दिखाया था ना आपको, 5वें 6ठे 7वें 8वें 9वें में अगर ग्रह रहते हैं तो कोई ना कोई ब्रेक करने में रहते हैं। वो ग्राफ देख लीजिएगा तो उससे समझ में आएगा। लेकिन इसमें मैं खास तौर से बोल रहा हूँ आपको, बार बार आप लड़के की पत्री देखिएगा, दिखवाइएगा, उसमें आपको एकदम क्लियर कारण मिल जाएगा। सर लड़के की तो मुझे खुद भी नहीं मिल पाई। चलिए, अच्छा बोलिए। हाँ, 16 दिसंबर 1990। हाँ, शाम का 6:30 बजे। 6:40 है। अच्छा, प्लेस मेरठ, गाजियाबाद। गाजियाबाद। ये और बताइए, लड़का लड़की? लड़का। हाँ, तो इसमें तो बुध सूर्य बैठे ना, तो ये तो जैसे ये लव मैरिज का योग बनाते हैं, ये लव मैरिज होनी चाहिए। और शादी तो अब वैसे तो अभी पिछला टाइम गया है शादी का, उसमें होनी चाहिए थी अब, क्योंकि लेकिन शुक्र जो है ना डिले भी करा देता है 32 साल, तो जैसे कि 31-32 साल तो नॉर्मल ऐसे ही करा देता है। तो अभी शादी हुई है इनकी? नहीं हुई? नहीं हुई सर। और दूसरा ये है कि डिवोर्स के लिए क्या कारण होता है? डाइवोर्स यहाँ पे तो फिर कहाँ पे, अभी शादी नहीं हुई तो डाइवोर्स कहाँ हुआ? नहीं, किसी और का है जैसे, तो डिवोर्स का कारण क्या है? डाइवोर्स के कारण वो ग्रह बताए थे ना आपको, जो जैसे 9वें घर में मंगल बैठा हो। अच्छा। हाँ, और 5वें में बैठा हो, 6ठे में बैठा हो, यहाँ पे शनि बैठा हो, तो ये शादी ठीक जाएगी? हाँ, इसकी तो शादी अच्छी है, लव मैरिज हो जाएगी और ठीक जाएगी। हाँ, मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी है। गुरु भी बैठा है तो बोलने में भी बड़ा सॉफ्ट होगा लड़का, खाने पीने का भी ठीक ठाक हो गया, तो इसमें तो कोई दोष है ही नहीं। सर यहाँ पर अष्टम राहु शनि, काम के बारे में है, काम के बाद काम का भी अब तो अच्छा आगे, अच्छा ही अच्छा है इसका लड़के का, क्योंकि 7.5 वगैरह भी खत्म हो गई, तो आगे तो बहुत अच्छा है टाइम इसका। सर यहाँ पर अष्टम राहु और शनि के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? अष्टम राहु शनि तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि गुरु उच्च का बैठा हुआ है ना 2nd हाउस में। अच्छा, इसलिए नुकसान नहीं करेंगे। और शनि अपने घर में बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बताना था ना, तो शनि राहु का कॉम्बिनेशन। एक डिले मैरिज का एक और कुंडली में बता दीजिए। अब मेरे ख्याल से मैं बंद करना चाहूंगा, लास्ट को हॉरोस्कोप लेता हूँ। चलिए बोलिए सर। डेट ऑफ बर्थ बता रहा हूँ, 25/10/1989। 25/10/89। हाँ, टाइम है शाम को 5:40 का। हाँ, न्यू दिल्ली। लड़का लड़की? लड़का। सूर्य तुला में बैठा है ना, ये लेट मैरिज कराता है। अच्छा, तो इनकी तो शादी अभी नहीं हुई होगी मोस्ट लाइक। अभी नहीं हुई। हाँ, तो ये तो सूर्य जो है ना ये शादी लेट करा देता है। और शनि अब यहाँ पे आ गया ना 10th हाउस में, ये 10th हाउस से यहाँ पे देख रहा है, तो ये शादी कराने में सक्षम है। शनि गुरु जब यहाँ पे कुंभ में आ जाएगा तो ये सब 7th हाउस को देखेगा, और शनि यहाँ पे रहेगा 10th हाउस में, तो वो वहां से शनि को देखेगा, तो ये शादी कराने में उस समय पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये मतलब ये 2nd हाफ ऑफ 21 में शादी हो जानी चाहिए इसमें। अच्छा। और लेकिन मैरिटल लाइफ में भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रहती है सूर्य के साथ साथ होने से। नीच का वैसे है। सूर्य नीच का है तो कुछ मंत्र जाप करना चाहिए इनको। हाँ, सूर्य नीच का है तो मंत्र जाप करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा रहेगा। और इसमें उपाय में तो गुरु का पुखराज भी पहनना चाहिए, क्योंकि इसकी दृष्टि भी है यहाँ पर। कुल मिला के वैसे ठीक है इसकी मैरिटल लाइफ। 6ठे का मंगल बहुत अच्छा नहीं माना जाता,
9th हाउस का मंगल भी बहुत अच्छा नहीं है, तो डिस्टर्बिंग थोड़े से ये मंगल ये जो प्लैनेट्स है ना, देखिए इधर आ गए ना सारे, हाँ जी, चौकड़ी बना के बैठ गए इधर को घरों में, तो इसको आपको सही से देख लेना चाहिए कि ये वाकई में कौन सा प्लैनेट कहाँ पर जाके नेगेटिव हो रहा है, कहाँ क्या पॉजिटिव हो रहा है। अच्छा, वैसे थोड़े चांसेस 2021 में बन रहे हैं ना? 21 में बन ही रहे, पूरे स्ट्रॉन्ग चांसेस है। अच्छा, शादी होगी 21 में हो जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, बाय, गुड बाय, चलिए आपको कल मिलते हैं फिर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।